हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम से मस्त चल रही होगी। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, महत्वपूर्ण क्लास आज आपके लिए लेके आए। एक ही क्लास में हम आपको पूरा कंप्यूटर फिनिश कर देंगे, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जाम में कंप्यूटर 15 से 20 नंबर का आता है और मेरा प्लान यही है कि आज की क्लास में या कुछ बचता है तो अगली क्लास में, 2 क्लासों में आपको पूरा कंप्यूटर फिनिश कर दूंगा। मेरे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। अगर आप बने रहे तो आज से आपके लिए कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही साथ जो मैं क्वेश्चन आपके लिए दूं वो भाई कमेंट में आप लोग जरूर उसका उत्तर लिखना है। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए, आप सबको पता है मैं पढ़ाने वाला हूं कंप्यूटर की मास्टर क्लास। सिर्फ 1 या 2 क्लास में मैं खत्म कर दूंगा। एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है सब कवर हो जाएंगे। यूपीएससी से रिलेटेड और रेलवे से, डिफेंस या स्टेट से या पीसीएस के जो एग्जाम आते हैं, हाल में लेखपाल का एग्जाम है, लोअर पीसीएस का कंप्यूटर बढ़ा दिया है। स्टेनोग्राफर वगैरह, कंप्यूटर ऑपरेटर वगैरह, रेडियो ऑपरेटर, जहां भी कंप्यूटर आ रहा है सब जगह आप इसी क्लास से क्या कर दोगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं बेटा आपके सामने। सबसे पहले आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि भाई कंप्यूटर किस भाषा का शब्द है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है बेटा, सिर्फ आपको लैटिन भाषा बताना है और जिसका अर्थ है गणना करना। ये 2 वर्ड आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये भी छोटे छोटे एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है गणना करना। किस चीज की गणना करना? बहुत सारे डाटा की गणना करना। देखो 3 चीजों का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। सबसे बड़ा रोल है इनपुट। क्या करते हैं हम लोग? डाटा को। प्रोसेस किसका करते हैं भैया? डाटा को प्रोसेसिंग में क्या कर देते हैं, जो भी डाटा स्टोरेज होता है उसका क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। बाद में हम उसे बदल करके, चेंज करके किसके रूप में दे देते हैं, जो हमें रिजल्ट चाहिए उसे हम आउटपुट के रूप में दे देते हैं। कंप्यूटर बस यही काम करता है, इसके अलावा कोई और काम नहीं करता। आप कह सकते हो कंप्यूटर क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को क्या करता है, इनपुट करता है, प्राप्त करता है और प्रोसेस करता है और बाद में इंफॉर्मेशन में क्या कर देता है, बदल देता है। आउटपुट के रूप में हमें इंफॉर्मेशन के रूप में देता है। कह रहा है भविष्य के उपयोग के लिए डेटा को भी स्टोर बना के रख सकता है, ठीक है ना। जो डेटा उसमें रहता है उससे आगे भी आप क्या कर सकते हो, प्रयोग में ला सकते हो, ठीक है ना। तो यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या मेरे हिसाब से तो शायद नहीं होनी चाहिए। बताइए यहां तक कोई समस्या किसी को? तो बिल्कुल भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ ही हम आगे बात करें तो आगे है बेटा कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो सीधा सीधा जवाब दे देना, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। एक बार और पढ़ लो, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल कह देना, टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च। ये किसकी फुल फॉर्म है बेटा? तो ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। दिमाग में भर लो, एक बार और भर लो, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन रिसर्च, ठीक है ना। इस चीज को आप दिमाग में भर लेना। आगे बिना कुछ टाइम, कंप्यूटर की विशेषताएं क्या होती है? ये क्या करता है, लाखों डाटा को या लाखों गणनाओं को प्रति सेकंड या उससे भी कम समय में क्या करता है, उससे भी कम समय में इधर से उधर करता है। स्वचालित मशीन है, इसका मतलब होता है एक बार निर्देश मिलने पर काम करना स्वयं कंप्यूटर कर देता है। सटीकता इसकी कह रहा बिना किसी गलती के परिणाम देता है। डाटा के आधार पर, जो डाटा इसमें इंक्लूड होता है, जो इनपुट डाटा होता है उसी के आधार पर विदाउट एनी मिस्टेक ये आउटपुट देता है इंफॉर्मेशन के रूप में, ठीक है ना। इसमें हाई स्टोरेज होता है, अधिक मात्रा में डेटा स्टोर कर सकते हो और इसकी जो रिलेबिलिटी है, विश्वसनीयता है, लंबे समय तक बिना थके काम करने की है। बस मशीन किस लेवल की है, उसका डाटा कैसा है, स्टोरेज कैसा है, प्रोसेसिंग कैसा है, सीपीयू कैसा है, इस चीज पर निर्भर करता है कि आपकी मशीन कितने लंबे समय तक क्या करेगी, काम करेगी। अब कह रहा है इसकी कुछ कमियां भी हैं भैया, इसमें बुद्धिमत्ता का अभाव है। आप जो भी डाटा दे दोगे केवल ये उसी के बारे में बात करेगा, आप जो भी डाटा दोगे केवल उसी। कह रहा है स्वयं निर्णय नहीं लेगा, आप जो भी इसमें डाटा इंक्लूड करोगे वही। कह रहा विद्युत पर निर्भर है, ये भी कमी है, या बिना बिजली के कार्य नहीं कर सकता है। वायरस का खतरा बना रहता है, बहुत सारे मेलवेयर जो होते हैं वो डाटा को उड़ा देते हैं, डाटा को कर देते हैं। आपने देखा होगा कई जगह बैंकिंग सिस्टम हैंग हो गए, कई कंपनियों के सिस्टम किसके माध्यम से, मेलवेयर वायरस के माध्यम से, ठीक है ना। कह रहा आप अपडेट की आवश्यकता होती है, बिल्कुल समय समय पर इसे अपग्रेड करना होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी
और परिस्थितियां जब बदलती हैं, लोगों की इंफॉर्मेशन जब बदलती है, इनपुट जब बदलता है, तो भैया आउटपुट भी उसी के हिसाब से दिया जाता है। इसीलिए इसका अपग्रेडेशन क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना। अब कह रहा डेटा और सूचना में अगर मैं बात करूं तो डेटा तथ्यों के आधार पर होगा। कह रहा तथ्यों और अवस्थित आंकड़ों का समूह होता है डेटा, जिसमें न्यूमेरिक 0 से 9 और अल्फा न्यूमेरिक मतलब A से Z और @ इस तरह के क्या होते हैं, कुछ डेटा होते हैं। तो इसमें पूछे डेटा कौन प्रयोग किए जाते हैं, तो आप सीधा हेट मारना भैया 1 से 9 तक के न्यूमेरिक प्रयोग किए जाते हैं। अल्फा न्यूमेरिक में बात करूं तो A से लेकर के Z तक, साथ ही साथ जैसे @ प्रयोग किया जाएगा, ये हैज प्रयोग किया जाएगा, इस तरह के भी अल्फाबेटिकल जो चिन्ह है वो भी प्रयोग किया। सूचना में अगर मैं बात करूं, कह रहा व्यवस्थित डेटा को सूचना कहते हैं। जो डेटा व्यवस्थित होता है उसी को हम सूचना कहते हैं, और प्रोसेसिंग के बाद ये हमें परिणाम के रूप में, आउटपुट के रूप में क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये बेसिक बातों से क्वेश्चन निकाल लिए जाते हैं। कह रहा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है, तो सीधा आप लोग हिट मारोगे, कह देना हार्डवेयर मतलब जो टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब दिखाई देना नहीं दे रहे। कह रहा कंप्यूटर के वे यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, सब ये हार्डवेयर होते हैं। तो भैया फिर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो, ये कह रहा है एक निश्चित कार्य को करने के लिए निर्देशों का समूह जिसे हम छू नहीं सकते। उदाहरण के तौर पर MS ऑफिस, गेम्स और विंडोज, ये सब क्या होते हैं, ये सॉफ्टवेयर कह सकते हो। एप्लीकेशन वगैरह जो होती हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते हो, ये सब सॉफ्टवेयर में आते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। ये जो टूल्स उपकरण आप दिखाई दे सकते हो, छू सकते हो, वजन होता है, ये सब क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। ठीक है ना। इसी के साथ देखो कुछ इंपोर्टेंट बात है। कह रहा पहला कंप्यूटर यांत्रिक यंत्र कौन सा था, तो सीधा बोल देना अबेकस। क्या था, अबेकस था। कौन सा था, अबेकस था बेटा। कौन सा था, अबेकस था। गणना करने का पहला यांत्रिक तंत्र। आपने देखा होगा, हम जब बचपन में पढ़ते थे तो वो एक लकड़ी का बोर्ड बना होता था, उसमें जो है ना मोती टाइप होते थे, 1 2 इस तरीके से पढ़ते थे उसमें। ये आप देख भी रहे होंगे यार, ये रहा, ये आपने बचपन में पढ़ा भी होगा, है ना। तो ये अबेकस था उस समय यांत्रिक यंत्र। ठीक है ना। उसके बाद में पंचकार्ड। कह रहा है ये सूचना इनपुट की सबसे पुरानी युक्ति है। प्रथम प्रयोग जोसेफ मैरी ने इसका किया था। आपके लिए इंपोर्टेंट है, ये नाम याद रखना बस। ठीक है ना। आपके लिए पास्कलाइन के बारे में पूछे तो 1642 में ब्लेज पास्कल द्वारा निर्मित पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था। देखो ये देख रहे हैं, ये पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था जिसे किसने, पास्कल ने विकसित किया था। जनगणना मशीन की बात करूं तो 1890 में हार्मन हेलेरिथ, इसका नाम याद रखना, हार्मन हेलेरिथ द्वारा अमेरिका की जनगणना में पंचकार्ड का पहली बार क्या किया गया था बेटा, प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था, तो आप सीधा बोलोगे पंचकार्ड का प्रयोग किया गया था। किसका, पंचकार्ड का प्रयोग किया गया था। इसके साथ ही देखो आपके लिए ये क्वेश्चन है, आपको कमेंट में देने हैं। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर। इन्होंने 1837 में एनालिटिकल इंजन बनाया था। आप इनका नाम कमेंट में बताओगे फटाफट से, नहीं पता हो तो गूगल में सर्च मारना, जिससे कि आपको याद रहे। दुनिया की पहली प्रोग्रामर, है ना, देखने में तो बहुत स्मार्ट लग रही है, लेकिन क्या प्रोग्राम बनाया ये आप लोग ही कमेंट में दोगे। फिर आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, देखो ये इंसान भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये तीनों नाम मुझे आपसे कमेंट में चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना। इसके साथ आ जाइए बेटा। ठीक है ना। विश्व के कुछ प्रमुख आविष्कारक भी हैं। कह रहा मार्क 1 1944 में होवार्ड आइकन द्वारा प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर बनाया गया था। तो पूछ लेगा पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कब बनाया गया, सीधा जवाब होना चाहिए 1944 में, जिसका नाम था मार्क 1। क्या नाम था बेटा, मार्क 1 नाम था। ये पहला यांत्रिक कंप्यूटर था। आप देख रहे हैं कितना बड़ा था ये। दूसरा कह रहा है एनिएक 1946 में बना था। जेपी एकर्ट और जॉन मोस्ले द्वारा निर्मित था। ये पहला पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। 100% इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम पूछे तो सीधा आप बताना एनिएक। क्या बताओगे बेटा, एनिएक 1946 में बना था। आईबीएम कह रहा है, आईबीएम इस कंपनी को बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है। इसका भी याद रखना, इस कंपनी द्वारा ये बनाए गए थे। ठीक है ना। मार्क 1 और एनिएक, ये भी आप क्या रखना, याद रखना। ठीक है ना। आधुनिक आविष्कारक और सुपर कंप्यूटर आपसे पूछ लेगा। आईसी जानते, कहते हैं आईसी खराब हो गई, तो ये किसके द्वारा आविष्कार किया गया था आईसी का, तो जेएस किल्बी द्वारा आईसी का आविष्कार किया गया था। और ये सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनी होती है। पूछ लेगा कितनी बार पूछा है, पता नहीं किससे बनी होती है, सिलिकॉन से और जर्मेनियम से बनी होती है बेटा। ये दिमाग में डाल लो। आईसी आविष्कार किसने किया, सीधा बोलना जेएस किल्बी, और नहीं पढ़ना। इसके बाद में अगर आपसे पूछे सिमुर क्रे विश्व में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, सिमुर क्रे का नाम याद रखना। सुपर कंप्यूटर सिमुर क्रे याद रखोगे ना आप लोग,
सुपर कंप्यूटर कह रहा सबसे तेज और शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है, तो सुपर कंप्यूटर होता है। आपसे पूछे वर्तमान में सबसे तेज चलने वाला, हाई स्पीड से चलने वाला दुनिया का कौन सा कंप्यूटर है, तो कहना सबसे स्पीड से चलने वाला सुपर कंप्यूटर है, ठीक है ना। भारत में सुपर कंप्यूटर लाने का श्रेय राजीव गांधी को जाता है, ठीक है ना। आगे चले बेटा, यहां तक कोई दिक्कत ना हो। भारत में कंप्यूटर की शुरुआत की बात करें तो कहता है HEC 2M, ये 1955 में भारत में स्थापित पहला कंप्यूटर था। ISI, ठीक है, कोलकाता में से स्थापित किया गया था। पहला कंप्यूटर हमारा कौन सा आया था, भूलना मत, हेक कौन सा है, भारत वाले को ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, हेक 2M, ठीक है ना। कह रहा है दूसरा कौन सा था, सिद्धार्थ, भारत द्वारा विकसित पहला, खुद भारत ने विकसित किया था, ये तो बाहर से आया था पहला कंप्यूटर, ये भारत ने विकसित किया था। नेक्स्ट कह रहा है समरेंद्र कुमार मित्रा, भारत में पहला एनालॉग कंप्यूटर डिजाइन किसने किया, तो समरेंद्र कुमार मित्रा का नाम याद रखना। ये भारत में पहला कंप्यूटर विकसित करने वाले कौन है, पहले व्यक्ति हैं बेटा। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, परम कंप्यूटर, भारत का स्वदेशी, खुद का स्वदेशी सुपर कंप्यूटर श्रृंखला परम, याद रखना ये सुपर कंप्यूटर की है। सीडेक आपसे पूछे तो इसका विकास जो ना पुणे द्वारा किया गया था। सीडेक का किसने, पुणे एक कंपनी है उसके द्वारा, पुणे में कंपनी है उसके द्वारा किया गया था। 8000 सीरीज की बात करूं तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था, याद रखना कौन सा, परम 8000। हर फैक्ट कंप्यूटर से रिलेटेड आपसे इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। परम 8000 आपसे पूछे तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, ठीक है ना। विजय भटकर की बात करें तो भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है, विजय भटकर, है ना, इनका नाम रखना। परम भारत की स्वदेशी सुपर कंप्यूटर की श्रृंखला है परम, इसको भी आप क्या रखोगे, याद रखोगे, ठीक है ना। इसके साथ ही बेटा कह रहा कंप्यूटर विकास को 5 पीढ़ियों में बांटा गया है, याद रखना। वर्गीकरण का आधार क्या है, हार्डवेयर। समय के साथ आकार क्या हुआ, छोटा हुआ और गति बढ़ी। पहले बड़े बड़े कंप्यूटर थे, टाइम बढ़ता चला गया, कंप्यूटर का साइज छोटा होता चला गया, लेकिन स्पीड उतनी ही ज्यादा होती चली गई, ठीक है ना। तो कितनी श्रेणियों में बेटा बांटा गया, 5 पीढ़ियों में बांटा गया है, ठीक है ना। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है ना, और चौथी और 5 पीढ़ियों में, है ना। पंचम आपसे पूछे तृतीय पीढ़ी कौन सी है, तो सीधी सीधी बताना 1966-75 में आईसी का यूज किया गया। चौथी पीढ़ी में 1976-89 में माइक्रो प्रोसेसर BLCI का बोलते का प्रयोग किया गया। पंचम पीढ़ी में 1989 से वर्तमान कहते हैं यहां से अब तक। अब AI और ULSI देखो 1989 से स्टार्ट हो गया, ये AI चैट GPT वगैरह जो आप यूज कर रहे हो ना, 1989 से दुनिया में क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। इंडिया में तो आज भी ढंग से AI का प्रयोग लोग करना नहीं जानते हैं बेटा, ठीक है ना। आगे देखिए हार्डवेयर की बात करूं मैं आपसे, तो हार्डवेयर में बेटा वैक्यूम ट्यूब, कौन सा, वैक्यूम ट्यूब जो स्टोरेज है, ठीक है ना, याद रखना। प्रथम पीढ़ी में 1942-55 में यूज किया गया था, इस तरह का था, जिसमें हार्डवेयर वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। स्टोरेज मैग्नेटिक ड्रम था, स्टोरेज के रूप में आप देख रहे होंगे। भाषा क्या थी, मशीनी भाषा 0, 1, 2 ये वाली थी। उदाहरण के लिए आप NE1 का नाम याद रख सकते हो, यूनिबैक का नाम याद रख सकते हो, और EDBAC का नाम भी क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। इसी के साथ द्वितीय पीढ़ी के में बात करूं तो देखो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। दूसरी पीढ़ी में एक ट्रांजिस्टर इस तरीके का प्रयोग किया गया, आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, ट्रांजिस्टर ही तो है, इस तरह के कंप्यूटर में प्रयोग होने लग गई, ठीक है ना। स्टोरेज में मैग्नेटिक टेप और डिस्क का प्रयोग करते थे। भाषा क्या थी, असेंबली भाषा थी, उच्च स्तरीय भाषा थी, है ना, जैसे कोबोल, फोर्ट्रेन ऐसी भाषा थी। उदाहरण की बात करूं तो इस तरह के जैसे IBM 1401, ठीक है ना, हनीवेल 400, ये इस तरह के उस समय क्या थे, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ठीक है। तृतीय पीढ़ी में थर्ड जनरेशन में बात करूं तो 66 से 75 या IC का बड़ी मात्रा में प्रयोग किया गया। SSI और MSI पूछ लेगा कौन सी पीढ़ी के थे, तो तृतीय पीढ़ी के थे। मटेरियल क्या यूज करते मैंने बताया था, सिलिकॉन की चिप यूज करना स्टार्ट कर दिया। देखो इस तरह से ये सिलिकॉन की क्या है, चिप है, ठीक है ना। कह रहा आकार छोटा हुआ, विश्वसनीयता बढ़ी। उदाहरण के लिए IBM 360, PDP 11, ये तृतीय पीढ़ी के क्या है उस समय के। और चौथी पीढ़ी में बात करें तो इसमें माइक्रो प्रोसेसर BLCI का प्रयोग, SI का प्रयोग किया गया। इंटरफेस में इसमें GUI जैसे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का आगमन हुआ। नेटवर्क में कह रहा LAN और WAN का विकास हुआ, LAN और WAN का विकास हुआ। यह भाषा जो यूज की गई वो C++, डाटाबेस, ये भाषा वर्तमान में भी यूज की जा रही है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए IBM PC और Apple II, ये उस समय क्या किया गया। देखो ये चौथी पीढ़ी का आप देख रहे हैं, ये चौथी पीढ़ी का आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, माइक्रो प्रोसेसर। महत्वपूर्ण बात देख लो, कह रहा कंप्यूटर आर्किटेक्चर कौन थे, तो जॉन वॉन न्यूमैन 1948 में, इनको कंप्यूटर आर्किटेक्चर कहा जाता है। पहली इनपुट युक्ति पूछे तो पंच कार्ड बोलना, जोसेफ मेडी ने बनाई थी। माउस का आविष्कार किसने किया, तो डगलस जेलेवॉर्ट ने किया था 1964 में। ये जो माउस होता है जिससे आप मॉनिटर और CPU को चलाते हो। कीबोर्ड का आविष्कार पूछे तो क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स ने किया था। किसने, क्रिस्टोफर लॉथम सोल्स ने
कीबोर्ड का बेटा आविष्कार किया था। किसका आविष्कार किया? तो सीधा सीधा हेट मारोगे भैया कि कीबोर्ड का आविष्कार किया। आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है ना, सिलिकॉन की बनी होती है। और भैया जर्मेनियम की बनी होती है। ये पॉइंट भी आपको दिमाग में भर लो, एक भी क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का यहां से छूटेगा ही नहीं। आगे देखो कृत्रिम बुद्धिमत्ता और भविष्य के बारे में। तो ये क्या कह रहा है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के जनक कौन है? तो जॉन मैकार्थी का नाम कभी नहीं भूलोगे आप। जॉन मैकार्थी को आप लोग याद रखना, ठीक है ना। एआई के संस्थापक पूछे तो एलन ट्यूरिंग का नाम याद रखना। जनक का पूछे एआई के तो जॉन मैकार्थी, और संस्थापक का पूछे तो एलन ट्यूरिंग का नाम। पंचम पीढ़ी में इसका योग किया। कह रहा वर्तमान और भविष्य में यूएलएसआई और एआई पर आधारित पूरा काम चल रहा है कंप्यूटर से रिलेटेड। क्या लक्ष्य क्या है? कंप्यूटर में सोचने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करना। अब ये कह रहे हैं कंप्यूटर खुद से ही सोचे क्या सही है और खुद से ही क्या ले निर्णय ले। तो ये तो बहुत बड़ा अपने आप में क्या होगा? चमत्कार होगा। मतलब पूरा ब्रेन बनाया जा रहा है कि भाई ये खुद ही सोचेगा और निर्णय लेगा एआई के माध्यम से। पांचवी पीढ़ी 1990 से बाद तक, पांचवी पीढ़ी आप देख रहे हैं यूएलएसआई। तो कह रहा टेक्नोलॉजी में इसमें बीएलएसआई में बड़े पैमाने पर आईसी का प्रयोग हुआ। यूएलएसआई जिसे यूएलएसआई कहा गया। स्टोरेज की बात करें तो ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग करते हैं। किसका बेटा? ये यही तो पूछे जाएंगे। ऑप्टिकल डिस्क का प्रयोग किसके लिए किए जाते हैं? स्टोरेज के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? तो भैया स्टोरेज के लिए करते हैं। वही आपसे की फीचर में पूछा, कह रहा है इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे परम, सेल्फ ड्राइविंग कार, रोबोट वगैरह में, एआई बेस्ड कंप्यूटर में, एनएलपी में, अन्य मशीनों लर्निंग में इसका क्या करेंगे? एआई का पांचवी पीढ़ी का प्रयोग किया जाएगा रोबोट वगैरह बड़े स्तर पर। कंप्यूटर के वर्गीकरण की बात करूं तो दो भागों में आप देखोगे। एक तो आकार के आधार पर देखोगे बेटा, जिसमें एक छोटा कंप्यूटर होगा जिसे माइक्रो कंप्यूटर कहेंगे, उससे बड़ा मिनी होगा, एक मेन फ्रेम होगा, एक सुपर कंप्यूटर होगा। ये आकार के आधार पर कंप्यूटर का आकार देखोगे ना, उस आकार के आधार पर चार भाग में बांट गया है। एक माइक्रो कंप्यूटर, एक मिनी कंप्यूटर, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक सुपर कंप्यूटर। वही अनुप्रयोग के आधार पर बेस्ड ऑफ एप्लीकेशन, तो एक तो एनालॉग के आधार पर कंप्यूटर बनाए गए हैं, ठीक है ना, एक डिजिटल के आधार पर बनाए गए, एक हाइब्रिड बनाए गए हैं। तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण तीन तरीके से होता है। और भैया आपसे पूछे कि भैया आकार के आधार पर तो चार होता है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक है ना। वही आपसे सुपर कंप्यूटर का एक मैं परिचय दूं, देखो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। कह रहा फीचर क्या? आकार में सबसे बड़ा, सर्वाधिक गति एवं सर्वाधिक स्टोरेज क्षमता वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं बेटा? सुपर कंप्यूटर कहते हैं। कह रहा वर्ड लेंथ क्या है इसकी? वर्ड लेंथ तो कह रहा है इसकी शब्द पराग 64 बिट होती है। ये भी पूछ लेगा कई बार, कितनी बिट होती है? 64 बिट होती है, ठीक है ना। आप बताओगे एक बिट बराबर मतलब एक बिट की क्षमता क्या होती है, ठीक है ना। वर्ल्ड में फर्स्ट कह रहा 1976 में क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया, जिसका नाम ही रखा था क्रे फर्स्ट। क्या रखा था? क्रे फर्स्ट नाम रखा गया था वैज्ञानिक। लेकिन ये ज्यादा दूर तक नहीं, ये भी सरकार के अंतर्गत ही था। वैज्ञानिक अनुसंधान, मौसम और जलवायु की भविष्यवाणी करने में इस तरह के बड़े कंप्यूटर का क्या किया गया? प्रयोग। क्योंकि यहाँ ज्यादा डाटा की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। देख रहे हो इसकी लेंथ क्या? 64 बिट्स की लेंथ है इसकी, ठीक है ना। ये इस तरीके से बनाया गया था। भारत के सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करूं तो परम 8000 1991 में बनाया गया था, ध्यान रखना। करंट में लीडरशिप की बात करूं तो एरावत एआई, ठीक है ना, और परम सिद्धि एआई वर्तमान में भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर में। तो देखो यही फंसा देगा आपको। वर्तमान में भारत का सबसे तेज चलने वाला कंप्यूटर कौन सा? तो सीधा सीधा बता देना, एरावत एआई और परम सिद्धि एआई। इन दोनों का नाम क्या रखोगे? कुछ इस तरह के देखने में लगते हैं, तो आप इन दोनों का क्या रखोगे? नाम याद रखोगे, ठीक है ना। इसके साथ ही मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करूं तो देखो वो कुछ इस तरीके से मेन फ्रेम कंप्यूटर मिलेंगे, ठीक है ना। कह रहा आकार, गति, स्टोरेज, कीमत, कार्य क्षमता में सुपर कंप्यूटर से कम होते हैं, माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से अधिक होते हैं, ठीक है ना, जो मैंने अभी बताए थे आकार के आधार पर। कह रहा है इसमें निकनेम क्या है? तो इसे बिग आयरन भी कहते हैं, ठीक है ना। किसको? मेन फ्रेम कंप्यूटर को। उपयोग क्या है? बैंकिंग सेक्टर में, अन्य सर्वर कंप्यूटर में बड़े पैमाने पर। कहते हैं बैंक का सर्वर ही डाउन हो गया तो किस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर का, इस तरह के कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें पूरा कंपनी का और बैंकों का क्या होता है? डाटा उसमें होता है, ठीक है ना। मिनी कंप्यूटर की बात करूं तो देखो कुछ इस तरह के कंप्यूटर आपको दिखाई देंगे, मिनी कंप्यूटर, ठीक है ना। आकार, गति, स्टोरेज और कीमत, कार्य क्षमता में जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उनसे अधिक होते हैं, मेन फ्रेम की तुलना में कम होते हैं। इसमें फर्स्ट मॉडल की बात करूं तो पीडीएफ 8 पहला मिनी कंप्यूटर का फर्स्ट मॉडल था। पीडीएफ नहीं, पीडीपी 8, ठीक है ना। अगर मैं इसके अन्य फैक्ट की बात करूं तो मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में एकल
बस संरचना होती है, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। माइक्रो कंप्यूटर की बात करूं तो आप ये देख रहे होंगे, ये सब माइक्रो कंप्यूटर है ना, टैबलेट वगैरह, और ये आप लैपटॉप वगैरह है ना, मॉनिटर वगैरह पे सीपी वगैरह जो पीसी वगैरह जो होते हैं, ये सब क्या होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, सॉरी। कह रहा आकार में छोटा होता है, सर्वाधिक कम गति और कम स्टोरेज क्षमता वाला होता है। कंसेप्ट है कि इसे कंप्यूटर ऑन ए चिप कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर ऑन ए चिप। ये देख रहे हैं, ये क्या है? कंप्यूटर ऑन ए चिप के रूप में आपको दिखाई देगा। कह रहा है इसे पर्सनल कंप्यूटर के रूप में भी उपयोग करते हैं हम आमतौर पर हमारे घर में, डेस्कटॉप के रूप में, लैपटॉप के रूप में, पाम टॉप के रूप में, नोटबुक के रूप में, साथ ही साथ टैबलेट। मेरे पास भी आईपैड का एक टैबलेट है, तो मैं भी इस तरह के माइक्रो कंप्यूटर का क्या करता हूं भाई, प्रयोग करता हूं, ठीक है ना। इसके साथ ही अगर नेक्स्ट में बात करूं आपसे, तो अगला है पोर्टेबल कंप्यूटर। कौन सा बेटा? पोर्टेबल कंप्यूटर। तो पोर्टेबल कंप्यूटर के बारे में अगर आपसे पूछे, एक सेकंड बस, चले बेटा। तो पोर्टेबल कंप्यूटर के बारे में अगर आपसे पूछे, तो फर्स्ट लैपटॉप के बारे में आप इसका नाम याद रखना, एप्सन HX20 विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर था, जिसकी घोषणा जापान में 1981 में। तो लैपटॉप के बारे में पूछे, पहला लैपटॉप, तो ये आप देख रहे होंगे पोर्टेबल टाइप का है, और ये इसका नाम है एप्सन HX20। क्या नाम है? HX। कह रहा है जो पाम टॉप को पॉकेट में भी, पॉकेट कंप्यूटर भी कहते हैं, क्योंकि आमतौर पर इसे हम पॉकेट में भी रख के क्या कर सकते थे, प्रयोग के लिए यूज करते थे, ठीक है ना। एनालॉग कंप्यूटर इस तरीके का है, आप देख रहे हैं एनालॉग कंप्यूटर। कह रहा है ये ताप को मेजर करने के लिए, दाब को, गति को, लंबाई को, विद्युत धारा जैसी भौतिक मात्राओं को, अंकों को मापने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का क्या करते हैं, प्रयोग। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? सीधा कह दो, ताप, दाब, गति, लंबाई, विद्युत धारा, अन्य भौतिक इकाइयों में, ठीक है ना। काम क्या है इसका? कह रहा है ये बिना स्टोरेज के एनालॉग सिग्नल पर कार्य करता है, जैसे स्पीडोमीटर, जैसे भूकंप सूचक यंत्र। तो ये सब क्या होते हैं? ये एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। वही मैं डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करूं तो देखो ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं, ठीक है ना। कह रहा है अंकों की गणना के लिए ये डाटा व सूचना को 0 से 1 में परिवर्तित करके मशीनी भाषा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, ये सब डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर में आते हैं। कह रहा है ऐसे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण होते हैं, जो भौतिक मात्रा को डिजिटल के रूप में परिवर्तित करके डेटा स्टोरेज करते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? डिजिटल और हाइब्रिड। हाइब्रिड का एग्जांपल जैसे पेट्रोल मशीन पे आपने देखा होगा, पेट्रोल मशीन जो होती है वो सब डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर में आती है। डायलिसिस मशीन आप देखते होंगे, वो सब किस में आती हैं? वो सब हाइब्रिड और डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत आती हैं। ये एग्जाम्पल जरूर याद रखना आप लोग। कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात करूं, कह रहा अवयव एवं उनके मध्य संबंध क्या होता है, तो आप देख रहे होंगे। पहले अगर मैं बात करूं तो पहले आपको इनपुट दिया जाता है, इनपुट सबसे मेन होता है इसमें। माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन के माध्यम से इस काम को करते हैं, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, माउस के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से, और साथ ही साथ भैया माइक्रोफोन के माध्यम से सबसे पहले इनपुट दिया जाता है। फिर उसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब चीजें सीपीयू में जाती है, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, ठीक है ना। यहां कंट्रोल यूनिट का प्रयोग किया जाता है, एएलयू का प्रयोग किया जाता है, और मेन मेमोरी का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में सेकेंड स्टोरेज बनता है उससे, और साथ ही साथ फिर हम इंफॉर्मेशन के रूप में आउटपुट करते हैं, जो हमें मॉनिटर पर, प्रिंटर पर या स्पीकर की फॉर्म में दिखाई देता है। नहीं है, पहले हम क्या करना है, इनपुट क्या लेना है वो चीज करते हैं, ठीक है ना। किसके माध्यम से? माउस के माध्यम से क्लिक करते हैं चीजों को, या कीबोर्ड के माध्यम से क्या करते हैं? टाइप करते हैं, या माइक्रोफोन के माध्यम से सुनाते हैं, बोल करके भी तो सुनाते हैं। तो सबसे पहले ये इनपुट वाला सिस्टम करते हैं। तो इनपुट में पूछ लेगा ये किसका भाग है? माउस, कीबोर्ड और माइक्रोफोन, तो ये इनपुट यूनिट का भाग है, ठीक है। उसके बाद में सेकेंडरी स्टोरेज आता है, जिसमें मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट वगैरह, तो सीपीयू सेकेंडरी स्टोरेज। और आउटपुट पूछ लेगा किसके रूप में हो सकता है, तो मॉनिटर पर या प्रिंटर पर, या भैया स्पीकर की फॉर्म में, है ना। बोल करके नहीं सुनाते कुछ लोग, तो वो आउटपुट होता है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इसके साथ ही आगे बात करें भाई, बताइए कोई दिक्कत यहां तक? सभी लोग बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम बेटा है? मेरे हिसाब से यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। चलें आगे। तो अब आगे कह रहा है इनपुट और आउटपुट यूनिट के बारे में। देखो इनपुट किसके माध्यम से दिया जा रहा है? कीबोर्ड के माध्यम से। और आउटपुट किसके माध्यम से दिया जा रहा है? मॉनिटर के माध्यम से। जो भी चीज आपको चाहिए, आउटपुट मतलब कह सकते हो परिणाम, एक तरीके से क्या कह सकते हो बेटा? परिणाम आप कह सकते हो। कह रहा है इनपुट जो डेटा या निर्देश को बाइनरी
कह रहा जीरो से एक, बाइनरी भाषा जीरो से एक ही तो भाषा में बदलकर कंप्यूटर में भेजता है। आउटपुट जो डेटा को निर्देशों के परिणाम के रूप में, जो भी परिणाम होते हैं हमारे, उनके रूप में उपयोग करते हैं। मेमोरी यूनिट की बात करें, कह रहा वह भाग जहां डेटा और निर्देश को संग्रहित किया जाता है अथवा भंडारित किया जाता है, मेमोरी यूनिट कहते हैं। यही तो दिखाया मैंने, यही तो डेटा को संग्रहित इकट्ठा किया जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी या मेमोरी यूनिट कहते हैं। ठीक है, इसके साथ ही आगे बात करूं तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सीपीयू है ना। कह रहा है रोल क्या है, कंप्यूटर का वह भाग जो डाटा को प्रोसेसिंग द्वारा सूचना में बदलता है। तो सीपीयू क्या करता है, जो तुम इनपुट भेजते हो उसको प्रोसेसिंग द्वारा सूचना बना देता है उसकी। कह रहा इनपुट से आउटपुट में परिवर्तन करने का काम किसका, कई बार पूछ लेगा, इंफॉर्मेशन को या डाटा को इनपुट से आउटपुट में कौन किसका काम है, तो सीपीयू का काम है। कह रहा है एनालॉग, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। आपसे पूछे एनालॉग क्या होता है या कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो देखो ये आप देख रहे हैं, ये एनालॉग ही है बेटा। ठीक है, माइक्रो कॉन्टेक्स्ट की बात करें, कंटेक्स्ट की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर में यह माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। क्या कहलाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। यही सीपीयू के महत्वपूर्ण घटकों की बात करूं तो एएलयू, जिसे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहते हैं। कह रहा सीपीयू का वह भाग जहां अंकगणित, जहां जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ठीक है ना, अन्य लॉजिकल गणनाएं होती हैं, उसी को हम एएलयू कहते हैं। और ये सब सीपीयू के घटक के अंतर्गत, ये देख रहे हैं आप लोग, तो ये सब सीपीयू के अंतर्गत। कंट्रोल यूनिट क्या होती है, कह रहा कंप्यूटर के समस्त कार्यों का संचालन करना, नियंत्रण करना और निगरानी करना कंप्यूटर का मैनेजर कहलाता है, जिसे हम सीयू कहते हैं। फिर फंक्शन क्या होता है, एएलयू। कह रहा एएलयू व मेमोरी में तालमेल बैठाकर प्रोग्राम को संपादित करवाना किसका काम होता है भाई, तो ये फंक्शन के अंतर्गत आता है। एएलयू और मेमोरी में किस तरीके से तालमेल बिठाला जाए, एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखना। इसके साथ ही कह रहा रजिस्टर का मतलब क्या होता है कंप्यूटर में, तो ये प्राथमिक मेमोरी होती है। रजिस्टर क्या होता है, प्राथमिक मेमोरी पूछ लेगा कंप्यूटर में। प्राथमिक मेमोरी से मतलब रजिस्टर से मतलब है, मतलब एक डेटा स्टोरेज की युक्ति जिसमें बहुत तेजी से अस्थायी डेटा क्या करते हैं, स्टोरेज होता है। कह रहा इसमें सबसे तेज मेमोरी, जैसे कह रहा है इसे सबसे तेज मेमोरी कहते हैं, किसे, स्पीड फैक्टर को क्या कहते हैं, सबसे तेज मेमोरी। क्या बेटा, स्पीड फैक्टर को सबसे तेज मेमोरी कहते हैं। वही माइक्रो प्रोसेसर के इतिहास के बारे में बात करूं तो कह रहा है यह एक सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट पर बनाई गई प्रोग्राम योग्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है। कौन, माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी की बात करूं, कह रहा वर्ल्ड में पहला माइक्रो प्रोसेसर 2300 रजिस्टरों वाला इंटेल 4004 था। कौन सा था, इंटेल 4000, ये पहला है। ठीक है, 2300 ट्रांजिस्टर वाला। कितने ट्रांजिस्टर लगे हुए थे इसमें, तो 2300 ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, दुनिया का पहला। याद रखना इस चीज को। भारत का पहला पूछे तो शक्ति, जिसे आईआईटी मद्रास ने बनाया था। भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर आपसे पूछे, दिमाग में सीधा भर लेना बेटा, कौन सा है, शक्ति है भारत का पहला। ठीक है ना, वही आपसे पूछे माइक्रो प्रोसेसिंग में ही कि भैया इसकी गति, स्पीड यूनिट क्या प्रोसेसर में महत्वपूर्ण पूछे तो स्पीड गति को देखा जाता है, जो हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है। तो गति किसमें, हर्ट्ज में और मेगा हर्ट्ज में। प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है बेटा, 1 हर्ट्ज की, 2 हर्ट्ज की, 3 हर्ट्ज की, इस तरीके से मेजर की जाती है। ठीक है ना। मटेरियल की बात करूं तो कंप्यूटर चिप बनाने के लिए सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक तत्व जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलिनियम है, आर्सेनिक, इनकी आवश्यकता होती है। जब भी हम चिप बनाएंगे तो बेटा कौन चाहिए हमें, सिलिकॉन चाहिए। कौन चाहिए बेटा हमें, जर्मेनियम चाहिए। कौन चाहिए बेटा हमें, गैलिनियम चाहिए। कौन चाहिए बेटा हमें, आर्सेनिक चाहिए। ये तत्व चाहिए, ये अर्धचालक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं बच्चा। ये इनकी क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है, ये ध्यान रख लेना है ना, अर्धचालकों की हमें आवश्यकता होती है। ठीक है। कह रहा है फेमस पर्सनालिटी की बात करूं तो पेटीएम चिप। पेटीएम चिप का नाम याद रखना। कह रहा है हॉटमेल का संबंध सबीर भाटिया, तो सबीर भाटिया का नाम याद रखना, जिसका संबंध पेटीएम चिप से है, हॉटमेल से है। ठीक है। वहीं लीगेसी की बात करूं तो 80,286 माइक्रो प्रोसेस वाला एंटी कंप्यूटर है। ठीक है ना, पेटीएम याद रखना। लीगेसी की अगर इसकी बात करूं तो आप लोग याद रखना, लीगेसी जो है, लीगेसी नाम ही, लीगेसी मतलब 80,286 माइक्रो प्रोसेसर वाला एक एंटी कंप्यूटर है। मदरबोर्ड और हम बस की बात करें भाई, ठीक है ना, तो बस मतलब सीपीयू द्वारा डेटा, निर्देश और सूचना को कंप्यूटर के उपकरण से, एक उपकरण से दूसरे उपकरण तक भेजने के लिए कुछ तारों का कनेक्शनों के संग्रह का प्रयोग किया जाता है, जिसे बस कहते हैं।
ये देख रहे हैं ना आपको, ये तार वगैरह जो लगे हुए हैं, ये सब क्या है? ये बेटा बस ही तो हैं। ये सब तार जो आप देख रहे हो इसमें, ये सब क्या है? बस ही तो हैं। ठीक है ना? तो मेरी बात समझ रहे होंगे। मदरबोर्ड क्या होता है? कह रहा सभी अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक अवयवों को एक छपे हुए सर्किट बोर्ड पर लगाया जाता है, जिसे मदरबोर्ड या मुख्य बोर्ड कहते हैं। ये मदरबोर्ड ही तो है बेटा, जिन पर इन सब टूल्स को लगाया गया। तो ये क्या है? पूरा ये मतलब कई बार नहीं कहते कि इसका तो पूरा मदरबोर्ड ही गायब हो गया, अब ये दूसरा नया पड़ेगा मदरबोर्ड। ठीक है ना? नेक्स्ट आपसे पूछे कंपोनेंट्स के बारे में, कह रहा है इसमें एक्सटेंशन स्लॉट होता है, पंखा होता है, प्रोसेसर चिप होती है, ठीक है ना, सीमोस बैटरी होती है, एसएमपीएस होता है, पीसीआई स्लॉट होता है और मेमोरी होता है। याद रखना बस एक्सटेंशन स्लॉट को, पंखा को। कह रहा पूछ लेगा, मदरबोर्ड का भाग नहीं है एक्सटेंशन स्लॉट, पंखा, फैन, प्रोसेसर, इस तरीके से सीपीयू का पूछ लेगा। सीपीयू का भाग नहीं है, तो ये सीपीयू के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? इसके साथ ही आगे अगर मैं बात करूं तो सीमोस बैटरी कुछ इस तरह की होती है, आप देख रहे होंगे बोर्ड पर। ठीक है ना? तो इसमें क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है इसकी? तो याद रखना, पहले तो फुल फॉर्म पूछ लेगा इसकी, तो आप कह देना इसकी फुल फॉर्म है भाई कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये किसकी फॉर्म है? सीएमओएस की फॉर्म है। ठीक है ना? पूछ लेगा अपीयरेंस के बारे में। अपीयरेंस के बारे में तो आप कहते ना एक छोटा सिक्का सेल बैटरी होता है, एक छोटा सिक्का सा होता है। देखो ये आप देख रहे हैं, ये एक छोटा सिक्का सेल बैटरी होता है। फंक्शन की बात करें, इसका प्रयोग कंप्यूटर की चिप को पावर देने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? सीमोस बैटरी का प्रयोग। किसको पावर देगा? ये कंप्यूटर की चिप को पावर देगा। जो महत्वपूर्ण सिस्टम सेटिंग्स और डेटा जैसे दिनांक और समय, डाटा और टाइम, हार्ड ड्राइव, ठीक है ना, कॉन्फ़िगरेशन एंड बूट ऑर्डर को क्या करता है? इकट्ठा करता है। सब कौन करता है भाई? ये करता है सीमोस, सीएमओएस। ठीक है ना? तो सीमोस का भी प्रयोग आप याद रखना। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बातों की बात करूं तो आपसे पूछ लेगा विश्व कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को, साल के अंतिम महीने में 2 तारीख को मनाया जाता है भाई विश्व कंप्यूटर दिवस। यूनिवेक का है, पहला व्यापारिक कंप्यूटर था, इसका भी नाम याद रखना, यूनिवेक का। ठीक है ना? नेक्स्ट निर्देश में कह रहा है वो कोड बिट्स का समूह जो कंप्यूटर को कार्य करने के लिए आदेश देता है। पूछ लेगा कोड बिट्स क्या है? तो ये कोड बिट्स के समूह जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? कंप्यूटर को कार्य करने के लिए आदेश देते हैं। अब भारत में सुपर कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे, सीडेक के बारे में। यहां तक बताइए किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे को किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर की क्लास है बेटा, इसे तैयार कर लो। हाल के सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, बच्चे छोड़ के आते हैं, सिलेक्शन से भटक जाते हैं, और ऐसे बच्चे जो तैयार कर रहे हैं कंप्यूटर को वो भैया सिलेक्शन ले जाते हैं। ठीक है ना? आ जाओ फटाफट। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर सीडेक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, 1987 में सीडेक ने क्या किया था? विकसित किया था। उपलब्धि पूछे आपसे, भारत में अग्रणी कंप्यूटर निर्माता जिसने परम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। सीडेक ने किसका किया था? तो सीडेक एक कंप्यूटर है, सॉरी कंपनी है जो किसका निर्माण कर रही है? परम सुपर कंप्यूटर का। परम 8000 बनाया था हमने, परम 8000 बताया था, नहीं बताया था आपको? ठीक है? इसका मुख्यालय कहां है? महाराष्ट्र के पुणे में। कहां पे है भैया? सीडेक का मुख्यालय है महाराष्ट्र के पुणे में। डेटा प्रोसेसिंग चक्र की बात करें तो कह रहा है यहां पे उपयोगी जानकारी बनाने के लिए डेटा एकत्रित करते हैं, व्यवस्थित करने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया होती है, जिसे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा है, इसे इंफॉर्मेशन बनाएंगे और फिर उसे जानकारी में क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना? आगे पूछे गति और माप का मतलब क्या होता है? तो देखो सीपीयू की गति हर्ट्ज में और मेगा हर्ट्ज में मापी जाती है, ये भी याद रखना। सुपर कंप्यूटर की गति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोप्स में मापी जाती है। किसमें? फ्लोप्स में। तो सिंपल सी बात है, सीपीयू जो होता है उसकी गति को हर्ट्ज और मेगा हर्ट्ज में मेजर करते हैं बेटा, और वही सुपर कंप्यूटर की गति को आप फ्लोप्स में करते हो। किसमें? फ्लोप्स में। इसका मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है? इस चीज को याद रखना। इसके साथ ही कुछ रोचक बातें, आईबीएम का पुराना नाम क्या है? तो 1924 से पहले कंप्यूटिंग टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी थी आईबीएम, बाद में आईबीएम नाम पड़ा। 1924 से पहले यही थी, 1924 में इसका नाम आईबीएम पड़ गया। नेपाल की जनगणना की बात करूं तो 2028 बीएस नेपाल की जनगणना कह रहा है इसके लिए आईबीएम 1401 कंप्यूटर को लीज पर लिया था। 2028 वाली जनगणना के लिए भारत से लीज पर लिया था।
द कंप्यूटर की बात करूं तो 1980 में ब्रिटेन द्वारा शुरू किया गया था। द कंप्यूटर आपसे पूछे। नैनो कंप्यूटर की बात करूं तो इसे मॉलिक्यूलर कंप्यूटर भी पूछे। मॉलिक्यूलर कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो नैनो कंप्यूटर को मॉलिक्यूलर कंप्यूटर भी बेटा कहते हैं। एकदम से याद कर लो, ठीक है ना, ये फैक्ट एकदम से तैयार होनी चाहिए। इनपुट आउटपुट डिवाइस का मतलब क्या होता है? कह रहा है इनका उद्देश्य होता है कंप्यूटर और मनुष्य के मध्य संपर्क स्थापित करना। भाई आप इनपुट और आउटपुट के माध्यम से ही मनुष्य और कंप्यूटर के बीच क्या कर पाओगे? भाई मनुष्य क्या देगा? डाटा देगा, और कंप्यूटर क्या देगा? उस इंफॉर्मेशन के रूप में, परिणाम के रूप में इंफॉर्मेशन दे देगा आपको, आउटपुट दे देगा। तो देखना, इनपुट कौन देगा? मनुष्य देगा। किसे देगा? कंप्यूटर को देगा। किस भाषा में? एक इस लैंग्वेज में, ठीक है ना। मशीन क्या करेगी? आउटपुट के रूप में मनुष्य की लैंग्वेज में उसे दे देगी। कह रहा है बाहरी दुनिया की भाषा को कंप्यूटिंग की मशीन भाषा में बदल देता है ना, जो मशीनी भाषा होती है। चलिए कीबोर्ड देख रहे हैं आप, ये कीबोर्ड है। टाइप मास्टर में भी कीबोर्ड होता है, कंप्यूटर में भी कीबोर्ड होता है, लैपटॉप वगैरह सबके कीबोर्ड होते हैं। कार्य क्या है? डेटा को एंट्री, इसके माध्यम से ही टाइपराइटर की तरह डेटा एंट्री करिए। कट 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 करके करते हो, नहीं करते आप लोग? भाई कट 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 डाल दो फटाफट से। अलीगढ़ कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, कहीं भी कुछ भी पूछ लो। पहले आप इनपुट दोगे, फिर इंटरफेस सीपीयू, ठीक है। इसका मतलब होता है करेक्टर यूजर इन इंटरफेस, ठीक है। सीपीयू नहीं, CUI। आविष्कारक कौन थे इसके? तो क्रिस्टोफर थेमनसोल्स थे। 1868 में कीबोर्ड का क्या किया था? आविष्कार किया था। कुल कुंजियों की बात करूं तो सामान्य कीबोर्ड में 104 कुंजियां होती हैं। ये नंबर भी आपको पता होना चाहिए, 10। फिर सामान्य कीबोर्ड जो होता है उसमें 104 कुंजी होती हैं। कनेक्शन किससे होता है? USB केबल से कर दो या PS/2 पोर्टेबल से कर दो, ठीक है ना। या तो PS/2 पोर्ट से कर दो या USB केबल से इसका क्या कर दो? कनेक्शन। देखो इस तरह की केबल आपको दिखाई दे रही होगी। एक एक पॉइंट आपको कंप्यूटर का क्या हो जाएगा? तैयार करा दूंगा आपको। कीबोर्ड की संरचना की बात करूं, कुंजियों के प्रकार की बात करूं, कितने प्रकार की होती हैं, तो पहली कुंजी की बात करूं तो अल्फा न्यूमेरिक कुंजी, जो मैं पहले बता चुका हूं, A से Z तक के अंक, और 0 से 9 तक के। उसमें A से Z में देखो ये भी आते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक है। ये वही दूसरा अंकीय होते हैं 0 से 9 वाले, ठीक है ना। तथा अंक एवं गणितीय चिन्ह भी होते हैं। ये सब आप देखते होंगे। देखो इधर जो है ना अंकीय होते हैं, इधर अल्फाबेटिकल होते हैं, होते नहीं होते, ठीक है ना। कह रहा है नोट में QWERTY सबसे प्रचलित लेआउट है। इसका भी नाम याद रखना। क्या बेटा? QWERTY, इसका नाम याद रखना। सबसे प्रचलित क्या है? ये लेआउट है। अब आया फंक्शनल कुंजियों के बारे में। F1 क्या है? ये हेल्प के लिए है। F2 क्या है? इसमें नाम बदलने वाली है। F3 क्या है? सर्च करने वाली है, ये आप कीबोर्ड में देखोगे। F4 क्या है? अंतिम क्रिया को रिपीट करना, दोहराना, है ना, F4, ठीक है। और रिफ्रेश अगर करना है तो F5 से आप क्या करोगे? रिफ्रेश या रीलोड कर दोगे, रिफ्रेश और रीलोड। वही F6 से ब्राउजर एड्रेस करोगे, जो ब्राउजर होता है उसे क्या कर दोगे? F6 के माध्यम से एड्रेस कर दोगे, ठीक है ना। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और देखो F7 ये वर्तनी और व्याकरण के लिए, स्पेलिंग चेक करने के लिए है। F8 बूटिंग मेनू है। ये क्या है? ये बूटिंग मेनू है, ठीक है ना। वही आपसे F9 पूछे तो ये ईमेल सेंड और रिसीव करने का आउटलुक है, ठीक है। F10 ये मेन्यू बार सक्रिय करना है, ये एक्टिव करता है मेनू को। वही F11 आपसे पूछे तो फुल स्क्रीन मोड है। F12 पूछे तो बेटा सेव एज, F12 के माध्यम से किया जाता है। नेविगेशन कुंजियों के बारे में देखो, कुछ इस तरह की कुंजी होती है, इंसर्ट, होम, ब्लॉक, ये सब होती है, नहीं होती, ये भी सब होती है, तो ध्यान रख लो। इनको एरो कीज कहते हैं। ये एरो वाली है ना, इनको क्या कहते हैं? एरो कीज कहते हैं, दिशा निर्देश के लिए, ठीक है। कह रहा होम का मतलब क्या होता है? ये कर्सर लाइन के प्रारंभ में होते हैं। होम देख रहे हैं ये वाले, तो ये जो कर्सर लाइन होती हैं उनके प्रारंभ में होते हैं। एंड के बारे में पूछे तो ये कर्सर लाइन के अंत में होते हैं, एंड, ये दिख रहे हैं ये, ठीक है। कह रहा है पेज अप डाउन, ये पिछले या अगले पेज पर होता है। पेज अप और डाउन आपको देख रहा होगा, पेज अप पिछले पेज पर, डाउन अगले पेज पर, है ना। ये क्या होता है बेटा? पेज अप और डाउन, पेज अप और पेज डाउन, दिख रहा है। PG मतलब पेज डाउन, पेज अप मतलब पेज अप, ठीक है ना। तो पहले और बाद के लिए होता है, है ना, पिछले और अगले पेज पर होता है। अगर पिछले पेज और अगले पेज पर करना है तो पेज अप और पेज डाउन के माध्यम से आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ और देख लो,
एआई का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एएलयू का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है ना बेटा। एएससीआईआई का मतलब क्या होता है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंचार्ज, ये पूछ ली जाती है। एटीएम का मतलब ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सब इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। बेसिक का मतलब क्या होता है बेटा? तो ये भी पता है, बिगनर, ऑल पर्पज, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन कोड। बीसीडी का मतलब बाइनरी कोड, डेसिमल। बीआईओएस का मतलब क्या होता है? बायोएस का तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये फुल फॉर्म पूछी जाती है, रट लो इनको, दिमाग में डाल लो। बाइट का मतलब क्या होता है? तो ये बाइनरी डिजिट को बाइट कहते हैं। किसको? बाइनरी डिजिट को। यही आपसे सी के बारे में पूछे तो सीएडी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। केम का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। सीडी रोम का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर डिस्क रेडी ओनली मेमोरी। सीओ बोल का मतलब क्या होता है? तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। सीपीयू का मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सबको पता ही है। तो सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, ये सब आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इनको आप क्या कर लेना बेटा? स्क्रीनशॉट लेकर के तैयार कर लेना, ठीक है ना। सीसीयू की फुल फॉर्म क्या, मैं इंपोर्टेंट बता दे रहा हूं, उनको आप जरूर से क्या करना, याद करना, ठीक है ना। जो मैं बता रहा हूं सीमोस, ये याद कर लेना, ठीक है ना। यहाँ सीडेक केम का याद कर लेना, सीपीयू याद कर लेना। तो ये क्या है? आपकी इंपोर्टेंट फॉर्म है, ठीक है ना। माइक्रो प्रोसेसर कह रहा है, माइक्रो प्रोसेसर ये डाटा और प्रोग्राम में अंतर समझाता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या समझाता है? डाटा और जो प्रोग्राम होता है उसमें डिफरेंस बताता है। मॉलिक्यूलर कंप्यूटर की बात करूं, इसे नैनो कंप्यूटर भी कहते हैं। ये देखो रिपीट हो रहा है। लैपटॉप नोटबुक की बात करूं तो आसानी से ले जाने वाला योग पोर्टेबल कंप्यूटर, ये है ना। ये व्यक्तिगत रूप से भी आप क्या कर सकते हो? इसका प्रयोग कर सकते हो। क्लियर हो गया? आज आपको पूर्ण रूप से क्या बना दिया जाएगा भाई? कंप्यूटर बना दिया जाएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। क्या बना दिया जाएगा? कंप्यूटर बना दिया जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, कमेंट में लिखना है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा? जल्दी से आप लिखिए, क्या पढ़ा आपने, मैं देख लूंगा। पहला सुपर कंप्यूटर, इसका नाम भी बताना है आपको, और किस कंपनी ने बनाया, वो कंपनी का नाम भी सभी बच्चे लिखेंगे। इस कंपनी का नाम भी आपको याद रखना। अरे यार, ये नाम ही आपके सामने आ गया, ठीक है। ये पुणे कंप्यूटर साक्षरता दिवस, उसको रिफ्रेश कुंजी F5 ऐसे ही पूछता है। सेव एज कुंजी F12। कीबोर्ड की कुल कितनी कुंजियां होती हैं? 104। सबको लिखिए कमेंट में, ये सब लिखिए। सेव एज F12 भी आप लिखिए, तभी याद होगी बेटा। लिखिए कमेंट में, लिखिए आप लोग, ठीक है। कोई भी फटाफट से लिखिए। अब आ जाइए, कुछ डेफिनेशन है। पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है? तो कहते हैं कंप्यूटर से जुड़े सभी बाहरी उपकरण, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब आपको दिख रहे हैं। ये सब पेरिफेरल क्या है? डिवाइस हैं। जहां तक के प्रिंटर भी इसके अंतर्गत आता है। इनपुट डिवाइस क्या होती है? कह रहा जो मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलती है, बाइनरी में बदलती है। डेटा प्रोसेसिंग, ये डेटा को सूचित करना, सूचना देना, इंफॉर्मेशन और जानकारी में बदलना, ठीक है। इसे डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं। एक एक बात आपको पता होनी चाहिए। परीक्षा के तरीके से अगर मैं पूछूं तो आप लोग जो है ना इनकी फुल फॉर्म बताओगे। सबकी लिखो कमेंट में, BIOS, ASCII, CDEC, CPU, ठीक है ना। फंक्शन कीज आपको पता ही है। F1 से लेकर F12 तक के कार्यों को कंठस्थ कर लें फटाफट से। ये सभी क्या होती हैं? फंक्शन की होती हैं। आपसे पूछ लेगा कहां से कहां तक होती हैं, ऑप्शन में दे देगा, तो उस समय भी आप कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन अभी देख लेना आप लोग, F1 से लेकर F12 तक। तिथियां और स्थान के बारे में बात करूं तो 2 दिसंबर याद रख लेना, ठीक है। कीबोर्ड के बारे में आपको पता ही है, इसमें पूछ लेगा टॉगल कुंजियां कौन सी होती हैं, संयोजन कुंजियां कौन सी है। तो कह रहा संयोजन कुंजियां, ये मॉडिफायर भी कहते हैं इनको। इसका उपयोग अन्य कुंजियों के साथ किया जाता है, मतलब एक के साथ एक मिल करके किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे @ मतलब ऑल्टर, शिफ्ट, कंट्रोल। कह रहा कीबोर्ड में 2 बार होती है ये, ठीक है। टॉगल कुंजियां क्या होती है? कह रहा यह कीबोर्ड के फंक्शन को ऑन ऑफ करती हैं। उदाहरण के तौर पे कैप्स लॉक है ना, न्यूमलॉक और नुमलॉक, स्क्रॉल लॉक, नॉक कह सकते हो। कैप्स लॉक चालू होने पर अक्षर कैपिटल और बंद होने पर अक्षर स्मॉल होते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। कैप्स लॉक जब चालू होती है, ये नहीं कैप्स लॉक दिख रहा है, ये कैप्स लॉक, ये आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड में होगी, देख लेना। तो जब ये चालू होता है तो अक्षर कैपिटल में होते हैं, और बंद करते हो इसे तो अक्षर क्या हो जाते हैं? स्मॉल में हो जाते हैं। नहीं, हम बराबर कैप्स लॉक मारते हैं कंप्यूटर पर क्लिक तो वो बड़े में लिखना स्टार्ट हो जाता है। जब इसे बंद कर देते हैं तो ये किस में हो जाता है? छोटे में लिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मेरी बात सब लोग समझ लेना, एक एक चीज आपको यही समझा दूंगा। सिस्टम ऑफ नेविगेशन कमांड की बात करूं तो पॉज ब्रेक की बात करूं बेटा, तो इसके द्वारा कार्य या प्रोसेसिंग के बीच में रोका जाता है। पॉज के लिए देखो ये दिख रहा है, पॉज और ब्रेक। कार्य का प्रोसेसिंग
को बीच में रोका जाए तो पॉज ब्रेक दबा देना, आप लोग रुक जाएगा। एस्केप कुंजी की बात करें तो कोई इस तरह की आपको दिखाई देगी, एस्केप कुंजी ये। तो प्रोग्राम से बाहर आने या उसे कैंसिल करने के लिए एस्केप कर देना चीजों को, है ना, हटा देना एक तरीके से, ठीक है ना। वहीं प्रिंट स्क्रीन की बात करें तो देखो देखो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इसका प्रयोग स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है। आपसे पूछे कि कौन सी कुंजी है जो स्क्रीनशॉट, तो प्रिंट स्क्रीन का नाम आप याद रखना। आपको टैब बटन की पूछे तो ये टैब वाला बटन होता है कुछ इस तरीके का। तो कह रहा है कर्सर को निश्चित दूरी तक ले जाने और पैराग्राफ इंटेट करने में इसका प्रयोग किया जाता है ना, पैराग्राफ इंटेट करने में, या जो कर्सर होते हैं ना, शब्द जो होते हैं उनको कुछ दूरी डिस्टेंस देने में टैब वाली की का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। वहीं आप देख रहे होंगे बैक स्पेस बनाना या डिलीट करना, बैक स्पेस बनाम डिलीट। तो यहां आप कह रहा है बैक स्पेस की बात करूं तो ये बाईं ओर के लिए, और डिलीट की बात करूं तो ये दाईं ओर के लिए, है ना, वर्ल्ड टेक्स्ट के समय किया जाता है। बैक स्पेस कह रहा है कर्सर के बाईं ओर के अक्षर हटाना, और डिलीट का मतलब है कर्सर के दाईं ओर के अक्षर हटाना, है ना, ये हटाता है। स्पेशल कमांड शिफ्ट की बात करूं तो स्पेशल कमांड शिफ्ट डेल, तो ये डिलीट के लिए, तो इससे फाइल को हमेशा के लिए परमानेंटली हटा सकते हैं, ठीक है ना। रिसाइकलिंग बिन में नहीं जाती है, डायरेक्ट क्या हो जाती है, सिस्टम से बाहर हो जाती है। वही एंटर और स्पेस बार की बात करूं तो देखो ये एंटर है, ये वाली की आप देख रहे होंगे इस तरह की आपके कंप्यूटर में एंटर कहलाती है। और स्पेस बार देखो ये बड़ा वाला होता है स्पेस देने वाला, इसे स्पेस बार कहते हैं, ठीक है ना। इसे रिटर्न की भी कहते हैं, ध्यान रखना। अब देखो आप परिचय और इतिहास की कह रहा है, यह जीयू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित पॉइंटिंग डिवाइस है। कर्सर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना इसका काम है। आप देख रहे होंगे ये आज, पहले ये था 1963 के समय जिसे प्रोटोटाइप कहते थे, आज माउस इसे कहते हैं मॉडर्न में, ठीक है ना। तो आविष्कार किसने किया था, डगलस एजलबर्ट ने किया था 1963 में। इसको कुछ इस तरीके से बनाया था, आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, माउस को। आज तो भैया वायरलेस भी है, मैकेनिकल भी है और ऑप्टिकल माउस भी आपको दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो ये माउस के बारे में मोटा मोटी क्या कर लो, जानकारी तैयार कर लो। 5 काम होते हैं। एक तो बायां क्लिक, लेफ्ट क्लिक होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को चुनना, ठीक है। दूसरा डबल क्लिक होती है, डबल क्लिक के माध्यम से डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को खोलने के लिए डबल क्लिक कर देते वो ओपन हो जाता है। एक दाएं क्लिक होती है, आदेशों की सूचना को दिखाता है। एक भैया ड्रैग और ड्रॉप होती है, ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, वहीं से करके साथ में ले जाता है खींचते हुए। एक स्क्रॉलिंग होती है, पेज को ऊपर नीचे करने को माउस के माध्यम से क्या कहते हैं भैया, स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग देख रहे हो, ये देख रहे हैं ऊपर नीचे पेज होता है। ये जो माउस के ये वाली जो साइड दिख रही है इसे दायां क्लिक कहते हैं, राइट क्लिक आदेशों की सूची। और ये यहां अगर आप दबाओगे यहां तो ये डबल क्लिक होती है, और यहां दबाओगे आप तो ये भैया बायां क्लिक होती है। तो ये दबाओगे इस साइड में तो ये ड्रैग और ड्रॉप होती है। तो ये माउस की एक एक चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है भैया। और ट्रैक बॉल की बात करूं मैं, किसकी, ट्रैक बॉल। तो आप ये देख रहे हैं इस तरह की, इसे ट्रैक बॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैक बॉल। ये एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें ऊपर सतह पर एक बॉल होती है जिसका प्रयोग कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ये ध्यान रखना, कर्सर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। यह मोशन डेटा को कैप्चर करता है। कौन से डेटा को, मोशन डेटा को। इसका उपयोग कहां करते हैं भैया, कार्ड में करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में, जैसे जहाज में करते हैं, जहाज में सोनार यंत्र में करते हैं। मेडिकल फील्ड में भी किसका प्रयोग किया जाता है, ट्रैक बॉल का प्रयोग बड़े स्तर पर किया जाता है। तो ये ट्रैक बॉल भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं जॉयस्टिक की बात करूं मैं आपसे तो कह रहा है एक हैंडल लगा होता है इसमें, आप देख रहे होंगे जॉयस्टिक को, ठीक है। ये इस तरह का क्या है, एक हैंडल लगा है इसमें। कह रहा है कार्य क्या है इसका, तो इसकी सहायता से कर्सर के मूवमेंट है ना को 360 को कंट्रोल करते हैं। ये इस तरीके से, किसी भी तरीके से, इस तरीके से चल सकता है, ठीक है। उपयोग क्या है, फ्लाइट सिमुलेटर में उपयोग करते हैं इसका, कंप्यूटर गेमिंग में उपयोग करते हैं, वहीं जरूरत पड़ती है इधर से उधर घुमाने की। और रोबोटिक्स में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, जॉयस्टिक का प्रयोग किया जाता है। ये जॉयस्टिक होता है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आपके सामने डिजिटल पेन कह रहा है स्टाइलस और लाइट पेन। तो आजा फटाफट से, स्टाइलस के बारे में कह रहा है हाथ से चलाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस, तो ये हाथ से ही चल जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है इसका ड्राइंग्स में, ग्राफिक्स बनाने में या मेन्यू के चुनाव में भी किया जाता है। क्या क्या मेन्यू हमें बनाना तो इसी पे बना लेते हैं। आजकल जो बच्चे पढ़ते हैं बोर्ड टाइप होते हैं उसी को स्टाइलस कहते हैं। लाइट पेन की बात करूं तो देखो ये रहा,
इसमें फोटो सेल वाला ऑप्टिकल सिस्टम होता है और इसका प्रयोग प्रकाश संवेदी, ठीक है ना, स्क्रीन पर सीधे लिखने के लिए किया जाता है। अब आ जाइए टच स्क्रीन। कह रहा है इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप में ये काम करती है टच स्क्रीन। इसका प्रयोग उंगलियों और स्क्रीन पर टच करके इनपुट देने में प्रयोग किया जाता है, जैसे मोबाइल फोन में करते हो आप, नहीं करते टच स्क्रीन, बैंक एटीएम में, सूचना कियोस्क में, इन सब का क्या करते हैं, टच स्क्रीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो टच स्क्रीन भी याद रखना। अब अगर कह रहा बार कोड रीडर, तो देखो कुछ किसी भी कंपनी का अपनाया, प्रोडक्ट का अपनाया, है ना, शर्ट के पीछे देखा होगा, जींस के पीछे देखा होगा, किसी भी वस्तु पदार्थ के नीचे कंपनी का अपना बारकोड होता है ओरिजिनल होने का। कह रहा है इसका प्रयोग किसी प्रोडक्ट पर छपे हुए बारकोड को पढ़ने के लिए किया जाता है। बारकोड में काली और सफेद लाइन होती है, देख रहे हैं, ये ब्लैक लाइन है और सफेद लाइन है। उपयोग सुपरमार्केट में, पुस्तकालयों में, लाइब्रेरी में या अन्य फंक्शनल एक्टिविटीज में भी इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। वही ऑप्टिकल मार्क रीडर आपसे पूछेगा ये ओएमआर क्या होता है। आजकल तो पेपर ओएमआर पे आंसर दिए जाते हैं, तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की उत्तर जांच के लिए किया जाता है। पेन से निशान लगाए जाते हैं और बाद में इसकी स्क्रीनिंग कंप्यूटर द्वारा करके, तो इसे हम ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं। ओएमआर की कई बार फुल फॉर्म पूछ लेगा, बता देना, ऑप्टिकल मार्क रीडर कहते हैं इसे। वही बेटा मैग्नेटिक इंक और कैरेक्टर और रिकग्निशन की बात करूं मैं, MICR की, रिकग्निशन, ठीक है, रिकग्निशन। कह रहा ये विशेष मैग्नेटिक इंक है, कह रहा विशेष मैग्नेटिक इंक से लिखे अक्षरों को पहचानता है। कौन? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। इस तरह का देखो, ये दिख रहा है, इसमें ये शुरुआत के 3 जो होते हैं ये शहर को दर्शाते हैं और ये बैंक को दर्शाते हैं और ये बैंक शाखा को दर्शाते हैं। उपयोग मुख्य रूप से बैंकिंग उद्योग में चेक की वैधता को जांचने के लिए, है ना। चेक पर ये होता नहीं होता, ये इससे ही पहचान लेते हैं। इन्हें क्या कहते हैं भैया? तो इनको MICR कहते हैं, याद रख लेना, MICR। इनसे ही पता कर लेते हैं किस बैंक का है, किस शाखा का है और किस शहर का है, ठीक है। कोड संरचना क्या होती है? पहले 3 अंक शहर के होते हैं, याद रख लेना, अगले 3 अंक बैंक का नाम का होता है, अगले 3 अंक बैंक शाखा के होते हैं। दिमाग में भर लो, ये कई बार पूछा जा सकता है। स्कैनर आप देख रहे होंगे, ये स्कैनर है, एक फोटोकॉपी मशीन की तरह दिखता है। कार्य क्या है? शब्दों और चित्रों को स्कैन करके डिजिटल रूप में PDF या JPG में परिवर्तित कर देता है। इसमें फ्लोरोसेंट बल्ब का प्रयोग करते हैं। टाइप जैसे फ्लैट बेड, इसमें फोटोकॉपी मशीन जैसा होता है। सीट फैट, ये फैक्स मशीन जैसा होता है। और हैंड हेल्ड, ये हाथ में पकड़ने योग्य होता है। तो ये स्कैनर भी कई तरीके से आपको दिखते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की बात करूं, OCR की, आप देख रहे हैं ना, ये कह रहा है इसके उपयोग से कागज पर लिखे अक्षरों को पढ़ा जाता है, एडिट किया जा सकता है ना। तो ये किसके माध्यम से? OCR के माध्यम से। यह इमेज टेक्स्ट को जैसे ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इंटरचेंज में बदलता है। तो ये भी आप लोग OCR के माध्यम से कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही आगे स्मार्ट कार्ड रीडर की SCR की बात करूं तो देखो ये इस तरह का होता है। उपयोग स्कैनिंग और ऑफलाइन भुगतान के लिए किया, ऑनलाइन भुगतान के लिए, ऑफलाइन ऑनलाइन स्कैनिंग के लिए और ऑनलाइन भुगतान के लिए। जैसे क्रेडिट कार्ड के रूप में हम स्मार्ट कार्ड रीडर का प्रयोग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के रूप में कर सकते हैं और ID कार्ड के रूप में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। किसका? SCR का प्रयोग कर सकते हैं ना। स्मार्ट कार्ड रीडर का प्रयोग आप देखते हैं ना, बहुत सारे होते हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह, डेबिट कार्ड वगैरह। आगे चलिए, QR कोड कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, आप लोगों को पता ही होगी QR कोड भी क्या होता है। इसका आविष्कार किसने किया था? तो 1994 में जापान के डेंसो वेब ने किया था। डेंसो वेब कंपनी है ये, ठीक है। उद्देश्य क्या है? तो ये ऑटोमोटिव कार पार्ट्स को ट्रैक करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। संरचना उस समय कह रहा है इसमें 3 पोजीशन डिटेक्शन और पैटर्न वर्गाकार कोने होते हैं, ये आप देख रहे होंगे, 3, 1 2 3। वर्तमान में इसका उपयोग डिजिटल पेमेंट में सबसे लोकप्रिय हो गया है ना। किसी को भी डिजिटल पेमेंट करते हैं, बारकोड करते हैं, QR कोड, और तुरंत से क्या कर देते हैं? पेमेंट कर देते हैं। अन्य इनपुट डिवाइस की बात करूं तो ये भी देखो आपके सामने वेब कैमरा होता है वीडियो कॉल और फोटो के लिए। माइक्रोफोन आप देख रहे होंगे कंप्यूटर में ऑडियो इनपुट देने के लिए, है ना। डिजिटाइजर देख रहे होंगे, डिजिटाइजर ये आपको दिख रहा होगा, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना। बायोमेट्रिक सेंसर्स, ये आप देख रहे होंगे बायोमेट्रिक, तो फिंगरप्रिंट और फेस स्क्रीन सुरक्षा के लिए होता है। BRS आपसे पूछे, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, तो ये बोलकर कमांड देने के लिए होता है BRS, आप ध्यान रख लेना, है ना। बोल करके भी कमांड इनपुट के रूप में दी जा सकती है। कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस की बात करें तो ये
डेटा से सूचना तक पहुंचने का सफर होता है। आपको प्रिंटर के माध्यम से मिलता है, आपको स्पीकर के माध्यम से मिलता है और आपको मॉनिटर के माध्यम से ये दिया जाता है। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, बस आपको निशान लगाना है अपने एग्जाम में, ठीक है। देखो, देख रहे हैं आउटपुट डिवाइस, सब देख रहे होंगे, प्लोटर दिख रहा होगा, प्रिंटर, स्पीकर, मॉनिटर, ये सब आउटपुट डिवाइस है, ठीक है भाई। आगे देखिए मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर देख लो। कह रहा है इसे बीडीयू कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। इसका आकार, इसके विकर्ण ऐसे मापते हैं, कितने कहते हैं ना, 42 सेंटीमीटर की लेके आ रहे हैं, इतने सेंटीमीटर की, तो भैया ये मेजर किया जाता है। आप यही देख रहे हो कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये यहां से अगर यहां तक मेजर करोगे तो भैया ये 65 सेंटीमीटर, 86 सेंटीमीटर इस तरीके से आते हैं, ठीक है ना। कह रहा है स्किन की चौड़ाई या लंबाई नहीं, केवल विकर्ण के आधार पर ही हम मॉनिटर को क्या करते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। मॉनिटर की विशेषता क्या होती है, कह रहा पिक्सल, स्क्रीन पर तस्वीर छोटे छोटे बिंदुओं से बनती है। रेजोल्यूशन, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर पिक्सल होते हैं, रेजोल्यूशन जो होता है, ठीक है। क्षैतिज हो सकते हैं ऐसे या ऐसे हो सकते हैं। डॉट पिच की बात करूं तो कह रहा 2 पिक्सल के बीच की दूरी है ना, कम दूरी स्पष्ट तस्वीर दिखेगी, ज्यादा दूरी है तो तस्वीर स्पष्ट नहीं दिखेगी। पीपीआई आपसे पूछे तो पिक्सल पर इंच होता है, पीपीआई पूछे तो मॉनिटर में पिक्सल पर इंच होता है, ठीक है भाई। मॉनिटर की कुछ विशेषताएं, कह रहा रिफ्रेश रेट, मॉनिटर पर सेकंड कितनी बार क्या होता है, रिफ्रेश होता है। इसकी इकाई क्या होती है, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। यही आपसे एस्पेक्ट रेशियो की बात करूं, एस्पेक्ट रेशियो की, तो स्क्रीन की चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है ना, मानक लगभग क्या है 16:9, ये 16:9, ठीक है ना। बिट मैपिंग, ये अनुपात याद रखना आप, 16:9 ये है ना, एस्पेक्ट रेशियो है, मान के चलते हैं। बिट मैपिंग की बात करूं तो टेक्स्ट और फोटो को एक साथ प्रदर्शित करने की तकनीक है बिट मैपिंग। आपसे पूछे तो कह देना टेक्स्ट जो हम लिखते हैं और फोटो एक साथ, है ना, ये फोटो दिख रहा है, मान के चलिए यहाँ कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, उन्हें एक साथ दिखाने को हम क्या कहते हैं, बिट मैपिंग कहते हैं, ठीक है ना। आगे डिस्प्ले के प्रकार की बात करूं तो पुरानी तकनीकी में बात करूं तो सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब, कह रहा वैक्यूम ट्यूब और फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन का प्रयोग करते हैं। भारी और अधिक बिजली की खपत करता था पहले ये इस तरह का बड़ा सा मॉनिटर। टीएफटी आप देख रहे होंगे, दूसरा वाला कह रहा है ये थिन फिल्म ट्रांसपोर्टर है, ट्रांजिस्टर है, पिक्सेल को कंट्रोल करने के लिए ट्रांजिस्टर का प्रयोग करते हैं। इसे एक्टिव मैट्रिक्स भी कहते हैं। एक्टिव मैट्रिक्स आपसे पूछे तो एक्टिव मैट्रिक्स भी किसे कहते हैं भैया, तो सीधा कहते हैं ना, टीएफटी को कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक बताइए, बताइए जल्दी से, कोई दिक्कत किसी बच्चे को भी? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखो डिस्प्ले के प्रकार, कह रहा आधुनिक तकनीकी एलसीडी, आप जानते ही होंगे एलसीडी, इसे इसकी फुल फॉर्म का लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पूछ लेगा, इसमें लिक्विड क्रिस्टल का प्रयोग करते हैं। एक एलईडी आपने सुनी होगी, तो ये लाइट इमिटिंग डायोड होता है, बैकलाइट के लिए एलईडी का प्रयोग करते हैं और इसमें कम खर्च होता है। वही ओएलईडी आ गई है, ऑर्गेनिक एलईडी, बिना बैकलाइट के अपनी रोशनी को उत्पन्न करना। एक भैया एएमओ एलईडी आ गई है, इसे मोबाइल स्क्रीन में प्रयुक्त उच्च गुणवत्ता डिस्प्ले है। मोबाइल स्क्रीन में जो प्रयोग करते हैं वो कौन सी होती है, एएमओ एलईडी, एमओ एलईडी, एमओ एलईडी, ये मोबाइल में प्रयोग की जाती है स्क्रीन, ठीक है ना। तो ये भी बहुत हो गई। ऑडियो आउटपुट की बात करूं इस तरह के, तो स्पीकर भी होते हैं, कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल सूचना को ध्वनि में बदलना, ये स्पीकर का काम होता है, साउंड कार्ड भी कहते हैं। हेडफोन, ये इस तरह के ये हेडफोन होते हैं, है ना, व्यक्तिगत सुनने के लिए। ईयरफोन भी इसे कहते हैं, ईयरफोन भी, है ना, ये अलग अलग तरह से बनाए जाते हैं। लार्ज फॉर्मेट डिस्प्ले की बात करूं तो लार्ज मतलब ये किसके माध्यम से, तो आपने सुना नहीं है, प्रोजेक्टर, है ना, फिल्म वगैरह दिखाते हैं गांव वगैरह में, तो वो छोटा सा होता है, वो स्क्रीन बहुत बड़ी कर देता है अपनी, ना, इसे प्रोजेक्टर कहते हैं। कह रहा है वीडियो या इमेज को बड़ी सतह दीवार वगैरह पर दिखाते हैं, इस तरह से आप देख रहे होंगे, इसे लार्ज फॉर्मेट डिस्प्ले कहते हैं, प्रोजेक्टर कहते हैं। उपयोग क्लासरूम में, ट्रेनिंग में, सिनेमा और कॉन्फ्रेंस हॉल में किया जाता है। तकनीकी क्या है ये बेटा, डीएलपी, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग तकनीकी का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, डीएलपी का इसमें। परिचय और मापन की बात करूं बेटा, कह रहा है प्रिंटर, प्रिंटर के बारे में हम आप बात करेंगे, तो इसमें डीपीआई और पीपीएम का क्या रोल है ये भी देख लेते हैं। तो कह रहा है ये सूचना को कागज पर क्या करता है, हार्ड कॉपी देता है, प्रिंट करता है। गुणवत्ता के बारे में बात करूं तो डीपीआई डॉट्स पर इंच में मापी जाती है इसकी गुणवत्ता। गति की बात करूं तो पीपीएम में मापी जाती है, देख रहे हैं पीपीएम में,
तो डीपीआई का मतलब क्या है? डॉट पर इंच। पीपीएम का मतलब क्या है? पेज पर मिनट। कितनी पेज पर मिनट, इसकी पूछ लेते ना, आप प्रिंटर लेके आए, उसकी पीपीएम क्षमता क्या है, तो बता दो 1 मिनट में कितने पेज निकालता है। डीपीआई क्या है, तो डीपीआई बता दो भैया। ठीक है, डीपीआई गुणवत्ता को बताता है, और भैया पीपीएम, अगर पीपीएम आपसे पूछे तो ये गति को बताता है। कनेक्शन की बात करूं तो ये पैरेलल पोर्ट, पुराने और यूएसबी केबल से भी इनका क्या कर सकते हैं, प्रिंटर का कनेक्शन कर सकते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर की बात करूं कि भाई इंपैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, या करेक्टर, इनको करेक्टर प्रिंटर भी कहते हैं। बड़ी बड़ी जो मशीनें होती हैं, है ना, बड़ी बड़ी फ्लैक्स वगैरह ये सब छापी जाती है, नहीं छापी जाती, कह रहा कागज पर रिबन को दबाकर छापता है, अधिक शोर करते हैं। डॉट मैट्रिक्स की बात करूं तो कह रहा पेन हेड का प्रयोग करते हैं, एक एक अक्षर प्रिंट करता है। रेलवे टिकट वगैरह में है ना, वो डॉट मैट्रिक्स होते हैं, और ये बहुत आवाज वाले होते हैं, हूं करके आवाज जो होती है। एक डेजी व्हील होते हैं, कह रहा व्हील का उपयोग करके केवल टेक्स्ट, ग्राफिक्स नहीं है, कह रहा इसमें केवल टेक्स्ट किए जाते हैं, ग्राफिक्स नहीं की जाती किसमें, डेजी व्हील्स में, डेजी व्हील्स जो होते हैं। ठीक है ना, अब आगे चलें। तो ये पट कट 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 की क्या करते हैं, इस तरह की आवाज करते हैं ये। कह रहा इंपैक्ट प्रिंटर में एक लाइन प्रिंटर भी होता है, ये आप देख रहे होंगे, ये लाइन प्रिंटर है, ये एक बार में पूरी लाइन को क्या करता है, प्रिंट करता है। गति को एलपीएम में मेजर करते हैं, लाइन पर मिनट, इसमें लाइन पर मिनट देखते हैं। ठीक है ना, उसमें पेज पर मिनट देखते थे। कह रहा लाइन प्रिंटर बड़े कार्यालयों में प्रयोग किए जाते हैं। ड्रम प्रिंटर की बात करूं तो ये बेलनाकार ड्रम जिस पर अक्षर क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं, ये ड्रम प्रिंटर है। आप देख रहे हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये ड्रम प्रिंटर है। ठीक है बेटा। अब नॉन इंपैक्ट की बात करूं तो एक इंकजेट प्रिंटर होता है, इंकजेट आप देख रहे होंगे। कह रहा नोजल से स्याही छिड़ककर प्रिंट करता है ये। स्याही के लिए लिक्विड कार्टेज बोलते हैं, कार्टेज भरवा हूं, तो ये होता है। अगर मैं इंक क्लोजिंग की बात करूं तो नोजल सूख जाने की समस्या इसमें हमेशा बनी रहती है। गुणवत्ता की बात करूं तो उच्च गुणवत्ता वाला होता है, रंगीन प्रिंटर होते हैं, किसी भी कलर में आप क्या कर सकते हो, छपाई करवा सकते हो। ये देख रहे होंगे नॉन इंपैक्ट में लेजर प्रिंटर, तो ये आजकल जो बड़े पैमाने पर चल रहे हैं, मेरे यहां भी एचपी का 1005 क्या है मॉडल का प्रिंटर है, ये बड़ा अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर होता है। ठीक है ना, मेरे यहाँ है, मेरे पास ये। तो इसमें पेज प्रिंट करा, एक बार में पूरा पेज प्रिंट करता है ये। तकनीकी क्या है इसमें, लेजर बीम, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करते हैं। सूखे पाउडर वाले टोनर का इसमें क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। सबसे तेज गति से, बेहतरीन गुणवत्ता, और कोई भी आवाज इससे नहीं आती है। तो वर्तमान समय में ये अच्छी क्वालिटी का क्या माना जाता है भाई, इस समय ये सबसे अच्छी क्वालिटी का प्रिंटर माना जाता है। ये दिमाग में डाल लो आप अपने में। ठीक है। थर्मल प्रिंटर देखो कुछ इस तरीके का होता है, ये होटल वगैरह में यहां देखते हो, एटीएम मशीन वगैरह में, शॉपिंग मॉल वगैरह में। कह रहा प्रिंटर के लिए ताप चाहिए। कागज, कह रहा विशेष माइक्रोमिक कागज, रसायन युक्त कागज की जरूरत होती है इसमें। उपयोग एटीएम मशीन में, शॉपिंग रसीद में, बस टिकट वगैरह में, देखते हैं ड्राइवर वगैरह एटीएम छोटे छोटे जो होते हैं वहां किया जाता है इसका प्रयोग। सीमा क्या है, प्रिंट कुछ समय बाद क्या हो जाता है, फीका पड़ जाता है, दोबारा से इसे क्या करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। प्लॉटर की बात करूं तो देखो ये प्लॉटर है, एक उच्च गुणवत्ता वाला वेक्टर ग्राफिक्स प्रिंटर होता है। ये मकानों के नक्शे बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बड़े बड़ी मशीनें बैनर बनाते हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाने के लिए करते हैं इसका प्रयोग। ठीक है ना, तो ये पूछे आपसे भाई बड़ा कौन सा, तो प्लॉटर। प्लॉटर ये बड़ा प्रिंटर होता है। ठीक है ना, कह रहा है इसमें पेन प्लॉटर भी आता है, ड्राइंग के लिए पेन का प्रयोग। देख रहे हैं पेन कर रहा है इसका प्रयोग, पूरी ड्राइंग कर रहा है वो मकान वगैरह में। 3D प्रिंटर की बात करें तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यह उन्नत तकनीकी वाला नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, सामग्री की परतों को जोड़कर 3D बना देता है, ये वस्तुओं को बनाता है, इस तरह से भी बना देता है प्रिंट करके ये इस तरीके से। तो ये कौन 3D प्रिंटर बना पाते हैं, हर कोई प्रिंटर इस तरह से नहीं बना पाएगा। ठीक है। उपयोग प्रोटोटाइपिंग में, मेडिकल कृत्रिम अंगों में, और एयरोस्पेस में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इनपुट आउटपुट और हाइब्रिड डिवाइस का मतलब क्या होता है, तो कह रहा वे उपकरण जो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करते हैं। उदाहरण के तौर पर मॉडेम, तो ये मॉडेम ही तो है, यहां से कनेक्ट हो रहा है और इसको आउटपुट दे रहा है। इनपुट, ये मोबाइल इसको इनपुट दे रहा है और यहां पे क्या हो रहा है, कनेक्ट हमें परिणाम के रूप में मिल रहा है, आउटपुट के रूप में मिल रहा है, जिसमें टच स्क्रीन,
हैंडसेट और फैक्स मशीन का भी क्या करते हैं, प्रयोग। अगर आपसे नेक्स्ट पूछे इंपैक्ट बनाम नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में, तो सीधा सीधा बोलना कागज से भौतिक संपर्क होता है इसमें, और इसमें कोई भौतिक संपर्क नहीं होता लेजर मशीनों के द्वारा। इसमें बहुत शोर होता है, इसमें शांत होता है और तेजी से काम होता है। इसमें उदाहरण के लिए मैंने बताया था आपको डॉट मैट्रिक्स, लाइन प्रिंटर, इसमें इंकजेट, लेजर, थर्मल, ये नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आते हैं। ये सभी मैंने जस्ट पहले ही आपको बता दिया है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? अगला कुछ महत्वपूर्ण दो फुल फॉर्म में आपको याद रखनी है। बीडीयू की फुल फॉर्म क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सीआरटी की क्या है, तो भैया कैथोड रे ट्यूब। तो एलसीडी की क्या है, एलईडी की है, डीपीआई, पीपीएम, यूएसबी, ये सब की फुल फॉर्म मैंने बेटा आपको क्या कर रखी है, बता रखी है। इनपुट डिवाइसेस, माउस और कीबोर्ड आपसे पूछे। विंडोज की, देखो ये विंडोज की होती है कुछ इस तरह की, ये माउस होता है, ठीक है ना। कह रहा है इसका प्रयोग स्टार्टअप मेनू खोलने के लिए किया जाता है विंडोज की का। माउस यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये मैंने बता दिया। ऑप्टिकल माउस के बारे में भी है ना, माउस पैड के बारे में भी मैंने आपको बता रखा है, ठीक है ना। तो ये सब मैंने पढ़ा दिया, ये बेसिक रूप में आएंगे। ऑडियो और विजुअल इनपुट के बारे में भी मैंने बता दिया। वेब कैमरा, कंडेंसर, माइक्रोफोन, टेलीफोन, है ना। वेब कैमरा क्या है, इंटरनेट द्वारा वास्तविक समय में वीडियो कॉल के लिए उपयोग करना। कंडेंसर माइक्रोफोन के पूछे तो पेशेवर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में इसका प्रयोग किया जाता है। पेशेवर बड़े बड़े जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो होते हैं वहां कंडेंसर माइक्रोफोन का प्रयोग ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलते हैं यहाँ पे, और ये संधारित्र का प्रयोग करता है। टेलीफोन में बात करूं तो माउस पीस बोलने पर ध्वनि को विद्युत संकेतों में टेलीफोन के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई। डायरेक्ट एंट्री इनपुट की बात करें, देखो ये देखना है, ऐसे करके एंट्री मारते हैं डायरेक्ट। कह रहा है एंट्री इनपुट डिवाइस जैसे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, टच स्क्रीन, ये सब क्या है, ओएमआर, ओसीआर, बीसीआर, है ना, डिजिटाइजेशन, लाइट पेन, ये सब डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस हैं। डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस हैं, लेजर से चलने वाले तो सभी हैं। ठीक है। लैपटॉप टच पैड की बात करें तो यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। सेंसर की बात करें तो कंप्यूटर में प्रकाश और तापमान का डेटा फीड करने के लिए सेंसर का प्रयोग किया, इस तरह के सेंसर का, है ना। तो यहां मान लो ओएमआर शीट का डेटा फीड करना, तो सेंसर के माध्यम से ये पूरा डेटा किसको दे देते हैं, ओएमआर को। वहां आपकी ओएमआर शीट क्या हो जाती है, कंप्यूटर को दे देते हैं, वहां ओएमआर शीट चेक हो जाती है। आउटपुट तकनीकी प्रिंटर की बात करूं मैं, तो आउटपुट तकनीकी में भैया प्रिंटर सबसे पहले आता है। फोटो रिसेप्टर क्या होता है, तो कहते हैं प्रिंटर में एक प्रकाश संवेदनशील सतह होती है, यह मुद्रित होने वाली छवि को क्या करती है, कैप्चर करती है, जो भी छवि सेंसर के माध्यम से आती है। ठीक है ना। ये सब पूरा प्रिंटर का वो है। अगर आप प्रिंटर खोल के देखोगे तो ये दिखेगा। कह रहा है ये लेजर और ड्रम तकनीकी के माध्यम से कार्य करता है। गुणवत्ता क्या है इसकी, तो लेजर प्रिंटर उच्च गुणवत्ता वाले आउटपुट के लिए जाने जाते हैं। कौन से प्रिंटर, लेजर, है ना, ये लेजर बीम के माध्यम से ही प्रिंट करते हैं, सूचना देते हैं। कंप्यूटर मेमोरी एक पर्चा देख लो, इसके बारे में भी देख लो। क्या कंप्यूटर का वह बुनियादी भाग जो डेटा और निर्देशों को संग्रहित करता है उसे कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। जैसे प्राथमिक मेमोरी ये अस्थायी और बहुत तेज होता है, द्वितीयक मेमोरी ये स्थायी होता है, और जैसे हार्ड डिस्क वगैरह जो होती है वो द्वितीयक मेमोरी में आती है, जितनी भी हार्ड डिस्क है। ठीक है ना। तो मेमोरी दो तरीके की, प्राइमरी और, तो प्राइमरी वाली जो होती है वो टेम्पररी होती है, सेकेंडरी वाली होती है वो परमानेंट होती है। ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। ठीक है। इसके साथ ही प्राथमिक मेमोरी के देखो, इसके बारे में प्राथमिक मेमोरी आप स्क्रीन पर देख ही भी रहे होंगे, है ना। सब लोग क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। कह रहा आंतरिक मेमोरी, इसे सिस्टम मेमोरी भी कहते हैं, आंतरिक मेमोरी को। कह रहा यह मदरबोर्ड पर स्थित सीपीयू का क्या है, अभिन्न अंग होता है। कौन, आंतरिक मेमोरी। कार्य क्या है, डेटा प्रोसेसिंग के समय सीपीयू द्वारा अस्थायी डेटा स्टोरेज करना। यह आकार में सीमित है परंतु गति में बहुत तेज है। कौन, आंतरिक मेमोरी। ये मदरबोर्ड में ही अवस्थित होती है, सीपीयू के लिए काम करती है। वही रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करें तो देखो आप इस तरह से देख रहे हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे रैम कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। कह रहा है ये वोलेटाइल परिवर्तनशील मेमोरी है। कंप्यूटर के बंद होने पर इसमें रखा गया डेटा क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अगर कंप्यूटर आप बंद करोगे तो इसमें जो भी ये रैम कहते हैं ना, रैम कितने रैम का है, और कंप्यूटर बंद कर दोगे डेटा खत्म, नष्ट हो जाएगा। उपयोग कंप्यूटर की कार्यशील गति बढ़ाने के लिए होता है ये।
एक्सेस, इसमें डेटा को क्रमबद्ध पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, इसमें रैंडमली पढ़ा जा सकता है। किसमें? रैम में। रैम की फुल फॉर्म पूछ लेगा तो रैंडम एक्सेस मेमोरी कुछ इस तरह की दिखाई देती है, आपने देखी भी होगी। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत बताइए तेजी के साथ, किसी को भी यहां तक कोई दिक्कत है ना? मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले आगे। कह रहा रैम के प्रकार देख लो, तो एक SRAM होता है और एक DRAM होता है। SRAM कुछ इस तरीके से दिखाई देता है दूर दूर, DRAM कुछ इस तरीके से। SRAM देख लो, स्टैटिक रैम कहते हैं इसे, फ्लिप फ्लॉप से निर्मित है ये। कह रहा है इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती और ये कैश मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता है, कैश मेमोरी। अगर मैं डायनामिक रैम की बात करूं तो ये ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर में से निर्मित होता है, समय समय पर रिफ्रेश करना पड़ता है। SRAM की तुलना में यह सस्ता होता है लेकिन धीमा होता है, सस्ती और धीमी होती है। अगर मैं रैम में ही SDRAM की बात करूं, कह रहा यह क्लॉक स्पीड के साथ सिक्रोनाइज होता है, सामान्य DRAM से बहुत तेज होता है। और DDR रैम की बात करूं तो यह डबल डाटा रेट रैम होता है, इसकी फुल फॉर्म ही पूछी जाएगी। आज के कंप्यूटरों में ये मानक के रूप में प्रयोग किया जाता है। NV रैम की बात करूं तो ये नॉन वोलेटाइल रैम है, ये कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ध्यान रख लेना। नेटवर्क डिवाइसेस और हार्ड डिस्क कंट्रोलर में इसका क्या किया जाता है? NV रैम का प्रयोग किया जाता है। रैम और रोम भी सुना होगा, रीड ओनली मेमोरी। देखो ये रोम होता है, रैम तो मैंने दिखाई दिया आपको, ठीक है ना? रैम अभी दिखाया था, देखो रैम इस तरीके से होता है, ये रैम। रोम आपसे पूछे तो भैया ये रोम होता है, देखो ये रोम है, ठीक है? क्या नॉन वोलेटाइल स्थायी होता है, ये कंप्यूटर की इनबिल्ट मेमोरी है, इसमें निर्माण के समय सही डेटा स्टोर किया जाता है और इसमें स्टोर डेटा को बदला नहीं जा सकता। किसमें? रोम में। रैम में अस्थायी रहता, रैंडमली डेटा आ सकता है, जैसे कैलकुलेटर, वीडियो गेम, कार्टेज, इनमें रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई। अब iOS और फर्मवेयर क्या होता है, तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देते होंगे, अमेरिकन मैग्नेटेन। ठीक है, कह रहा है ये फर्मवेयर का मतलब होता है रोम में स्टोर सॉफ्टवेयर को फर्मवेयर कहते हैं। जो भी रोम में स्टोर होता है सॉफ्टवेयर उसे हम क्या कहते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। iOS का मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कह रहा है ये एक प्रोग्राम है जो रोम में स्टोर होता है। कंप्यूटर बूटिंग के निर्देश इसमें होते हैं। DRM का प्रयोग अक्सर कर iOS को लोड करने के लिए किया जाता है। ये भी बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। कुछ फुल फॉर्म है, ये आप याद रखना, ठीक है ना? ALU क्या होता है, जैसे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट मैंने बताया था, है ना? ASSCI क्या होता है, BCD क्या होता है, ये सब आपको क्या करनी पड़ेंगी? स्क्रीनशॉट लेकर के इनको तैयार कर लेना, एक एक बार देख लेना। हो सकता है आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन कोई ना कोई आ जाए। ठीक है भाई। फैक्ट्स का मतलब क्या होता है ना? FDDI का फुल फॉर्म क्या है, FTP का फुल फॉर्म क्या है, ये सब आपको पता होनी चाहिए। GPS क्या होता है ना? और GIF क्या होता है, GIF, तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई। रैम मैंने बताई थी अस्थायी, रीड बाइट होता है, मेगा और तेज होता है। रोम स्थायी होता है, केवल रीड सस्ता और धीमा होता है। रोम में स्थायी डाटा रखा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है ना? तो ये भी बेसिक जानकारी मैंने आपको बता दी। बूटिंग प्रक्रिया आपसे पूछे, बूटिंग प्रक्रिया क्या होती है, तो क्या कंप्यूटर को चालू करने और निर्देश को प्राप्त करना बूटिंग कहलाता है। कंप्यूटर को चालू करिए और निर्देश प्राप्त करिए, इसी प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। बस इतना सा इसमें आपको याद रखना है। पोस्ट क्या होता है आपसे पूछे तो बूटिंग के दौरान पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है ना? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को प्रोसेस किया जाता है, इसे पोस्ट कहते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि कंप्यूटर के सभी भाग ठीक से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। किसके माध्यम से? पोस्ट के माध्यम से। तो ये इस वर्ड को पूछ करके आपसे जवाब ले सकता है। बूटिंग के प्रकार, एक कोल्ड बूटिंग होती है, देखते हैं नहीं देखते, और एक वार्म बूटिंग होती है, जिसे रीस्टार्ट कहते हैं। कह रहा बंद कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करना कोल्ड बूटिंग कहलाता है, और पहले से चालू कंप्यूटर को दोबारा से रीस्टार्ट करना ये बेटा वार्म बूटिंग कहलाता है। अब एक एक चीज याद रख लेना, भूलना नहीं है आपको। रोम कह रहा रीड ओनली मेमोरी, स्थायी मेमोरी होती है, तो इस तरह से मैंने आपको दिखाई दी। कह रहा इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले निर्देश स्टोर होते हैं बाई OS। PRM मैंने आपको बताई थी कुछ इस तरीके से, पूरा नाम
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये वन टाइम प्रोग्रामेबल डिवाइस होती है। ओटीपी कह रहा एक बार प्रयोग को वर्न करने पर इसमें दोबारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये देख लो ईपी रूम, ईईपी रूम, ठीक है ना। ईपी रूम की बात करूं तो परावैंगनी किरणों से मिटाया जा सकता है, कई बार रीप्रोग्राम कर सकते हैं इसमें, इसे विद्युत रूप से मिटाया जा सकता है और इसमें फ्लैश मेमोरी होती है। ये बेसिक सी बातें हैं। उसके बाद अभी तो प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहे हैं। द्वितीयक मेमोरी में आप देख लो, सहायक मेमोरी होती है, इसका नाम मान है ना, बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। किसे? द्वितीय मेमोरी को बेटा बैकअप मेमोरी भी कहते हैं, ध्यान रख लेना। ये नॉन वोलेटाइल होती है, कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा इसमें क्या रहता है, बना रहता है। लेकिन प्रथम में वो वोलेटाइल बहुत ज्यादा थी, डेटा खत्म। कह रहा प्राथमिक मेमोरी से धीमी गति होती है लेकिन स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है इसकी। एक्सेस की बात करूं तो सीपीयू इसे सीधे एक्सेस नहीं करता, डेटा पहले किस में जाता है, रैम में लोड होता है, उसके बाद कहां जाता है, द्वितीयक मेमोरी में जाता है। मैग्नेटिक टेप की बात करूं मैं, मैग्नेटिक टेप तो देखो कुछ इस तरीके के होते हैं। मैग्नेटिक टेप प्लास्टिक रील पर चुंबकीय पदार्थ की पॉलिश होती है। एक्सेस का तरीका क्या होता है, तो ये क्रमिक एक्सेस होता है, डेटा को क्रम से ही पढ़ा जाता है। जैसे कैसेट में गाना ढूंढना, तो क्रम से ही होंगे ये, किसके, चुंबकीय पदार्थ की, मैग्नेटिक ऑक्साइड के माध्यम से। मुख्य रूप से डेटा बैकअप होता है, पहले यही तो चलती थी, अब तो इनके जमाने गए। कह रहा स्पीड को वाट पर सेकंड में मापा जाता है मैग्नेटिक टेप में। हाई डिस्क ड्राइव की अगर बेटा मैं बात करूं तो इसकी खोज आईबीएम कंपनी द्वारा 1956 में की गई थी। हाई डिस्क ड्राइव ये वर्तमान में चल रही है। कह रहा है एल्यूमिनियम या कांच की सपाट गोलाकार प्लेट होती है। किसकी होती है बेटा, यही पूछ लेगा। एल्यूमिनियम की, कांच की सपाट होती है, गोलाकार प्लेट होती है। कैसी होती है, गोलाकार प्लेट होती है। कोटिंग की बात करूं तो प्लेटों पर चुंबकीय पदार्थ का लेप करना कोटिंग कहलाता है। फिक्स डिस्क की बात करूं तो कह रहा है इसे फिक्स डिस्क भी कहा जाता है क्योंकि यह सीपीयू बॉक्स के अंदर फिक्स होता है। डिस्क की आंतरिक संरचना देखो कुछ इस तरह से होती है, सेक्टर बाई सेक्टर होता है और ये ट्रैक भी किया जाता है। प्लेटों पर बने अदृश्य संकेतिक वृत्त कह रहा ट्रैक का छोटा विभाजन करते हैं। इसको सिलेंडर, समान प्रकार के टैक्स का समूह सिलेंडर कहलाता है। ठीक है, फॉर्मेटिंग, डिस्क को टैक्स और सेक्टर्स में बांटने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहते हैं। गति 5400 से 15000 आरपीएम तक इसकी क्या होती है, गति होती है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क की बात करूं मैं तो कुछ इस तरह की आप देख रहे होंगे। सामग्री पूछे तो माइजर प्लास्टिक से बनी गोलाकार डिस्क जिस पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। इस पर किसकी होती है, आयरन ऑक्साइड की, Fe2O3 या FeO। अन्य नाम क्या है, इसे तो डिस्केट भी कहते हैं। डेटा सर्कुलेशन रिंग में रिकॉर्ड होता है, किसमें, डेटा सर्कुलेशन रिंग में। क्लस्टर क्या, सेक्टर के संग्रह को क्लस्टर कहते हैं। अलग अलग सेक्टर जो बनाए जाते हैं उसके संग्रह को क्या कहते हैं बेटा, क्लस्टर कहते हैं। इसमें अगर पूछे प्रकार तो इसमें माइक्रो, मिनी, लार्ज सब प्रकार के मिलेंगे। माइक्रो का व्यास क्या होता है बेटा, 3.5 फ्लॉपी डिस्क है ये। मिनी का होता है 5.525 और लार्ज का 8 इंच का होता है। ठीक है, वहीं क्षमता पूछे तो इसकी क्षमता 1.44 MB की है, इसकी 1.2 MB की है और इसकी 1 MB की क्षमता है। तो ये फ्लॉपी डिस्क के बारे में भी आप जानकारी। ऑप्टिकल स्टोरेज सीडी की बात करूं तो इसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। सीडी को क्या कहते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क। कह रहा है इसमें डेटा पढ़ने लिखने के लिए लेजर साइट का प्रयोग करते हैं, लेजर द्वारा करते हैं। ये लेजर साइट देख लीजिए, इसका इस सीडी में ये लेजर चलती है ना, ये डेटा को क्या करती है, पढ़ती है। 1982 में फिलिप्स और सोनी द्वारा विकसित किया गया था। यह पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है, इसको याद रखना, पॉलीकार्बोनेट। कैसे याद रखोगे, तो ये किससे बनाई जाती है, तो पॉलीकार्बोनेट से, पॉलीकार्बोनेट से। ठीक है, क्षमता क्या है, 650 MB से 700 MB तक इसकी क्या क्षमता है। आपसे पूछे इसकी क्षमता क्या है, तो 650 MB से 700 MB बेटा इसकी क्षमता है। आ जाओ फटाफट से। सीडी का वर्गीकरण देख लो तो एक सीडी रोम होती है, एक सीडीआर होती है और एक सीडीआरडब्ल्यू होती है। ठीक है, कह रहा
रीयूल ब्लॉक क्या होता है, तो रिटन ऑन, बार बार पढ़ें चीजों को ये, ठीक है। सीडी रोम का मतलब क्या होता है, रीड ओनली, डेटा केवल पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरा सीडीआर का मतलब होता है WORM, रिटन वंस रीड मैनी, मतलब एक बार लिखें बार बार पढ़ें, ये सीडीआर में। CDRW में क्या होता है, तो ये री राइटेबल होता है, डेटा मिटाकर फिर से लिखा जा सकता है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो इसमें बार बार डेटा को मिटा करके लिख सकते हैं। वही डीवीडी से पूछा, आपने डीवीडी भी सुनी होंगी, तो इसे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहते हैं, पूरा नाम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है, या वीडियो डिस्क भी कह सकते हो। उच्च गुणवत्ता वाली होती है, हाई लेवल की वीडियो होती है, डेटा स्टोरेज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्षमता 4.7 GB से लेकर 17 GB तक की डीवीडी की क्षमता होती है। और इसमें लाल लेजर का प्रयोग किया जाता है, रेड लेजर, इस तरह की लाल लेजर दिख रही है, इसका प्रयोग किया। ये ब्लू रे डिस्क देख रहे होंगे आप लोग, ये ब्लू रे डिस्क है ना, इसमें ब्लू वायलेट लेजर का प्रयोग करते हैं। HD वीडियो और गेम्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्षमता 25 GB से लेकर के 50 GB तक है। यह ऑप्टिकल डिस्क में सबसे उन्नत क्वालिटी की है। इलेक्ट्रॉनिक कुछ स्टोरेज हैं, आप देखते होंगे पेन ड्राइव वगैरह, तो USB पोर्ट में लगाया जाता है, छोटा हल्का और पोर्टेबल होता है, डाटा को स्टोरेज कर लेता है। SD कार्ड आपने सुने होंगे, इसे सिक्योर डिजिटल कहते हैं, मोबाइल डिजिटल कैमरा वगैरह में, है ना, नहीं लगाते SD कार्ड वगैरह होता है, चिप टाइप जिसे कहते हैं। ये डेटा ट्रांसफर के लिए सुविधाजनक है, डेटा को एक जगह से दूसरी, इसमें से दूसरे में भर दो, दूसरे में से इसमें भर दो डेटा को, ठीक है। मेमोरी इकाई की बात करूं तो देखो यही मैंने पूछी थी, 1 मेगाबाइट कितने के बराबर होता है, 1024 किलोवाट के बराबर होता है, और 1024 बाइट 1 किलोवाट के बराबर होता है। पूछे इसकी सबसे छोटी इकाई, ये बिट्स है, 1 बिट सबसे छोटी इकाई है। 4 बिट बराबर होती है बेटा 1 निबल, 8 बिट बराबर होती है 1 बाइट, और 1024 बाइट्स बराबर होती है 1 किलोबाइट, और 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगावाट की होती है बेटा, MB की होती है। अब आप बताओगे जीबी जिसे कहते हैं, जीबी कितने मेगावाट के बराबर होती है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, ये मेगावाट मतलब MB के बराबर होती है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट में देना है। तो ये डाटा कई बार पूछा गया है मेमोरी इकाइयों का, ठीक है, तो ये सब लिख रहा है, तो ये मैंने लिख दिया 1024 मेगावाट बराबर 1 गीगावाट, 1024 गीगावाट बराबर 1 टेरावाट, 1024 टेरावाट बराबर 1 पेंटाबाइट पीबी, और 1024 पीबी बराबर 1 एक्साबाइट, ठीक है, एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट, 1024 जेटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट, 1024 योटाबाइट बराबर 1 ब्रोंटोबाइट के होता है, और 1024 ब्रोंटोबाइट बराबर 1 जियोबाइट के बराबर होता है ना। बिट्स मेमोरी की सबसे छोटी इकाई और जियोबाइट मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। ये सबसे बड़ी इकाई है बीबी, और छोटी पूछे तो 1 बिट, ये बिट सबसे छोटी इकाई है। हार्डवेयर मैंने आपको बता ही दिया, जो छू सकते हैं, देख सकते हैं, मॉनिटर वगैरह, CPU वगैरह, ये सब हार्ड में आते हैं। क्या सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर कोई काम नहीं कर सकता, एप्लीकेशन जिन्हें कहते हैं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर को निर्देशित करते हैं, डाटा को सूचना में बदलने का काम करते हैं। मदरबोर्ड मैंने आपको बता ही दिया पूरा अच्छे से, इसे सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड भी कहते हैं। ये सभी उपकरण जैसे CPU, मेमोरी वगैरह को क्या करता है, जोड़ता है आपस में, सब इसी से मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। देख रहे हैं, CPU का सिस्टम अलग, रैम का सिस्टम अलग, PCI का सिस्टम अलग, सब मदरबोर्ड में होता है। पावर सप्लाई से बिजली अन्य भागों तक भी ये बांटने का काम करता है। अन्य अन्य घटक भी है, ये प्रोसेसिंग चिप होती है मदरबोर्ड में, CMOS बैटरी होती है, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना। इसे हम CMPS कहते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, है ना, यहाँ पंखा भी चलता रहता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, कंप्यूटर के विभिन्न भागों में उचित वोल्टेज और बिजली की आपूर्ति करना। PCI स्लॉट, इसे एक्सटेंशन स्लॉट भी कहते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड, ये इस तरह का होता है। अतिरिक्त कार्ड, ग्राफिक्स, साउंड जोड़ वगैरह इनको जोड़ने का काम इसका होता है, ठीक है ना। कंप्यूटर पोर्ट्स की बात करूं तो ये कंप्यूटर के पुराने पार्ट्स, कह रहा है सीरियल पोर्ट, इसमें 9 पिन छेद होते हैं, इस तरह के 9। कार्य एक बार में 1 बिट डाटा ट्रांसफर करता है,
पुराने माउस और मॉडेम को जोड़ने के लिए काम करते हैं। पैरेलल पोर्ट की बात करूं तो 25 छेद होते हैं इसमें, ठीक है। देखो ये ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये सीरियल पोर्ट है, नीचे जो दिखाई दे रहा है ये पैरेलल पोर्ट है ना, 25 छेद। इसे प्रिंटर पोर्ट भी कहते हैं। प्रिंटर और स्कैनर को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये आप देख रहे होंगे PS/2 पर्सनल पोर्ट, मैंने बताया था वो सब देख रहे हैं, एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह में होते हैं। इसमें 6 पिन छेद होते हैं। ये कई बार पूछ रहे हैं कितने पिन छेद होते हैं। कीबोर्ड वगैरह माउस वगैरह को जोड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और एक BGA पोर्ट होता है, BGA तो वीडियो ग्राफिक्स एरे कहते हैं। इसमें 15 छेद होते हैं। मॉनिटर और प्रोजेक्टर को वीडियो सिग्नल भेजने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये केवल वीडियो भेजता है, ऑडियो नहीं भेजता, ये भी ध्यान रखना। कौन? BGA। और ये आप देख रहे होंगे कुछ पोर्ट ये भी हैं, USB पोर्ट। ये USB पोर्ट होता है बेटा, प्लग एंड प्ले, ठीक है ना। पोर्ट भी कहते हैं। वर्तमान में सर्वाधिक उपकरण में इसका प्रयोग किया जाता है USB का। अगर आपसे ईथरनेट पूछे या LAN पोर्ट भी कहते हैं, इसका प्रयोग कंप्यूटर को नेटवर्क या इंटरनेट के कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग? ईथरनेट का। HDMI पोर्ट की बात करें तो कहते हैं ये मॉनिटरिंग और प्रोजेक्टर को उच्च गुणवत्ता वाला ऑडियो वीडियो दोनों एक साथ भेजता है। HDMI पोर्ट। कौन? HDMI पोर्ट की बात कर रहा हूं बेटा मैं यहां। बताइए यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? फटाफट से पानी पानी पी लो। मैं भी पानी पी लूं। चले बेटा, अगर यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया तो अब सॉफ्टवेयर की अवधारणा के बारे में पूछ लें। आपसे पूछे इसकी डेफिनेशन के बारे में सॉफ्टवेयर की। हालांकि मैंने आपसे बताया था अधिकांश एप्लीकेशन जो होती हैं वो सॉफ्टवेयर होती हैं भैया, ठीक है ना। क्या कंप्यूटर के हार्डवेयर को संचालित करने वाले निर्देशों के समूह को प्रोग्राम कहते हैं और प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। समझ में आ गई होगी। हार्डवेयर को संचालित करने वाले जितने भी निर्देशों के समूह होते हैं वो सब प्रोग्राम कहलाते हैं और प्रोग्रामों को निर्देशित करने वाले समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये सॉफ्टवेयर ही है। महत्व तो क्या है? हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है। ये महत्व है इसका। कह रहा है कंप्यूटर सिस्टम में आत्मा की तरह काम करता है, जबकि हार्डवेयर शरीर होता है नॉर्मली जानकारी के लिए। सॉफ्टवेयर की कुछ शब्दावली है जैसे इंटरफेस, इंस्टॉलेशन, अनइंस्टॉलेशन, ये शब्दावली है। कह रहा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच या यूजर और कंप्यूटर के बीच जो संचार स्थापित करने की प्रक्रिया उसे इंटरफेस कहते हैं, है ना। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यूजर और कंप्यूटर के बीच। दूसरा अगर आपसे इंस्टॉलेशन पूछे तो कह रहा कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर को कॉपी या कॉन्फ़िगर करने की प्रक्रिया ताकि उसे रन किया जा सके। मतलब यहां से डाटा कहीं अलग भेज तो दोबारा से उसे फ्रीली किया जा सके, इसे इंस्टॉलेशन कहते हैं। दोबारा से इंस्टॉलेशन कर दो, ठीक है, तो इससे रफली हो जाता है, ये तेजी से उड़ने लगता है इसका प्रोग्रामिंग सिस्टम। अनइंस्टॉलेशन की बात करें तो कह रहा पहले से इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर की मेमोरी से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनइंस्टॉलेशन कहते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहां तक? अब कह रहा मेमोरी के बारे में देखो। रजिस्टर अत्याधिक मूल्य के होते हैं, गति सबसे तेज होती है, पिको सेकंड में होती है, आकार 32 से 512 बिट्स होता है। किसका? रजिस्टर का। मेमोरी के प्रकार में अगर मैं बात करूं, एक कैश होता है, ये बहुत उच्च होता है, अत्यंत तेज होता है, नैनो सेकंड में। बहुत छोटा होता है, 256 से लेकर 1464 MB, ये बिट्स में होता है रजिस्टर। प्राइमरी की बात करूं रैम की, ये उच्च होता है, बहुत तेज, छोटा होता है, जीबी में होता है, ध्यान रखना। सेकेंडरी की बात करूं एचडीडी की, तो कम होता है, धीमा होता है, बहुत बड़ा होता है, टेराबाइट में होता है ये, है ना, टीबी में। कह रहा जैसे जैसे स्टोरेज क्षमता साइज बढ़ता है, स्पीड अपने आप क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये तो ऑब्वियस बात है, अगर स्टोरेज कम होगा तो स्पीड ज्यादा होगी और स्टोरेज बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? अपने आप ही कम हो जाती है। देख रहे हैं मेमोरी पिरामिड। मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क, एसएसडी, रैम, कैच और रजिस्टर। तो साइज छोटा,
कह रहा है गति अपने आप बढ़ रही है, गति और लागत अपने आप बढ़ती है जब साइज छोटा होता है, और साइज बड़ा करेंगे तो लागत कम होगी, साइज बड़ा होगा गति कम होगी, है ना। चले भैया अब आगे चलते हैं, रजिस्टर के बारे में देख ले। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी क्या कहलाती है भैया? रजिस्टर कहलाती है, आपसे पूछ लेगा। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी आपको दिख रही है, ये रजिस्टर है, ठीक है। कह रहा है सीपीयू के भीतर स्थित होता है, सबसे तेज मेमोरी होती है, पिको सेकंड में काम करती है, इसे फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। एक साथ एकीकृत फ्लिप फ्लॉप के समूह को रजिस्टर कहा जाता है। यह सीपीयू द्वारा तुरंत उपयोग किए जाने वाले डेटा को क्या करता है? होल्ड करता है। वही एमडीआर की बात करूं तो इसे मेमोरी डाटा रजिस्टर कहते हैं। उच्च गति वाला बफर है, ये ध्यान रखना। मुख्य मेमोरी से पढ़े गए एवं लिखे जाने वाले डेटा को अस्थायी रूप से रखता है और इसे डिकोड करके परिणाम तक पहुंचाता है, आउटपुट तक पहुंचाता है। ये देख रहे हैं आप यहाँ, ये एमडीआर है, ये एमडीआर है, ठीक है। तो ये डाटा को कहां तक पहुंचा देता है? परिणाम तक पहुंचाता है। यहां से डाटा आता है इसके पास और यहां तक पहुंचा देता है। कर ले भाई फटाफट से आगे देख। कैश मेमोरी क्या होती है? कह रहे सीपीयू और रैम के बीच में होती है, ध्यान रखना। कैश मेमोरी जो होती है कहां होती है? सीपीयू और रैम के बीच में होती है। कैश देखना, ये सीपीयू है मान के चलते हैं और ये रैम है और इसके बीच में क्या है? कैश मेमोरी। ये समझाने के लिए कार्य क्या है? तो ये प्रोसेसर फास्ट और मुख्य मेमोरी स्लो के बीच गति के असंतुलन को कम करता है। ये अस्थायी मेमोरी है, मुख्य मेमोरी का हिस्सा नहीं है, ध्यान रखना। ये आपसे पूछे क्या कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी का हिस्सा? बिल्कुल नहीं, इसमें बार बार उपयोग किए जाने वाला डाटा ही रखा जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी ये मैंने सब बता दिए, देख लो बस। ये सब मैंने पढ़ाया नहीं, ये प्राइमरी मेमोरी और ये सेकेंडरी मेमोरी, एक एक बार देख लेना आप लोग। एचडीडी मैंने पढ़ा दिया है, हार्ड डिस्क ड्राइव। एसएसडी मैंने आपको पढ़ा दिया। बेसिक सी चीजें आप चाहो तो देख सकते हो इसमें। हार्ड डिस्क की कुछ शब्दावली है, जैसे सीक टाइम। सीक टाइम आपसे पूछे तो कह देना हार्ड डिस्क के हेड को सही ट्रैक या सेक्टर तक पहुंचाने में लगने वाले समय को सीक टाइम कहते हैं। लेटेंसी टाइम क्या होता है? तो डिस्क के घूमने के बाद सही डेटा के हेड के नीचे आने में लगने वाला समय लेटेंसी टाइम कहलाता है। एक्सेस टाइम कह रहा कुल समय जो डेटा प्राप्त करने में लगता है, सीक टाइम लेटेंसी टाइम दोनों के बीच, इसे एक्सेस टाइम कहते हैं, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी सीधी सीधा कहते हैं एसएसडी का वह हिस्सा जिसमें कंप्यूटर अस्थायी रैम की तरह इस्तेमाल करता है। बस आप प्रोग्राम को एक साथ चलाते हैं, मुख्य रैम में भर जाती है डाटा, तो ये सब आपके लिए याद करने की जरूरत नहीं है। पेजिंग और सेगमेंटेशन पूछे तो पेजिंग आप देख रहे होंगे, मेमोरी को छोटे छोटे निश्चित आकार के ब्लॉक्स में बांटा जाता है। यहाँ ब्लॉक्स को पेजेस कहते हैं, है ना। 1 2 3 4 ये पेजेस हैं। सेगमेंटेशन क्या होता है? तो क्या इसमें मेमोरी को अलग अलग साइज के टुकड़ों में बांटा जाता है और डेटा की जरूरत पड़ने पर इसे निर्भर किया जाता है। इसे सेगमेंटेशन कहते हैं। जितना डेटा जहां जरूरत पड़ेगी वही उसी ब्लॉक्स में बांट देंगे, इसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है भाई। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एक दूसरे के पूरक है, ये भी बोला। रजिस्टर सबसे तेज और महंगी मेमोरी है। एसएसडी एसडीडी की तुलना में बहुत तेज टिकाऊ है। वर्चुअल मेमोरी रैम की कमी को क्या करती है? पूरा करती है, ठीक है भाई। कोई दिक्कत यहां तक? बेसिक सी बातें मैंने बताई दी। बग क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में एक त्रुटि जिसके कारण गलत परिणाम प्राप्त होते हैं, बग कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? कमी होती है बग एक प्रकार से। डेवगेट क्या होता है आपसे पूछे तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटियों को खोजने और ठीक करने की प्रक्रिया। जब बग हो जाता है तो उसे डेवगेट के माध्यम से क्या कर देते हैं? सही कर देते हैं। और यूजर मैनुअल क्या होता है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को उपयोग करने के निर्देश देना, इसे यूजर मैनुअल कहते हैं। सॉफ्टवेयर के वर्गीकरण की बात करूं तो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन जैसे एमएस ऑफिस, टैली, ये सब एप्लीकेशन क्या है? सॉफ्टवेयर हैं। वहीं आपसे पूछे सिस्टम सॉफ्टवेयर तो जैसे सिस्टम मैनेजमेंट और सिस्टम यूटिलिटीज, ये कौन से होते हैं? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप देख रहे होंगे जिन्हें विशेष उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे वेब ब्राउजर है, एमएस ऑफिस है, टैली है, फोटोशॉप है, ये सब बेटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। एग्जाम्पल रख लो, पूछ लेगा निम्न में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है।
ऑप दे देगा सिस्टम मैनेजमेंटिंग नहीं है, वेब ब्राउजर है, एमएस ऑफिस है, टैली है, ये सब आपको दिख रहा है, ये सब एप्लीकेशन है। सिस्टम और सॉफ्टवेयर के बारे में पूछे, कह रहा कंप्यूटर को चलाना, उसको नियंत्रित करना, सभी क्षमताओं को अच्छे से उपयोग करने के लिए प्रयोग किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे हार्डवेयर का संचालन और नियंत्रण करना, बूट करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, ये सब काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण की बात करूं तो जैसे एमएस डोस, विंडो एक्सपी 10, 11, लिनक्स, यूनिक्स, है ना, एबुनटू, मेक ओस, इसे याद रख लेना, एमएसी ओएस, मेक ओस कह सकते हो, ठीक है, मैंने तो तैयार करना है बस। अब डिवाइस ड्राइवर्स की बात करूं तो देखो डिवाइस ड्राइवर्स कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है भाई, कह रहा है सॉफ्टवेयर यूजर और डिवाइस जैसे प्रिंटर माउस के मध्य में इंटरफेस का कार्य करता है। प्रिंटर के पीछे देखे होंगे कुछ इस तरीके का लगा हुआ है ना, आप देख रहे होंगे डिवाइस, ये देख रहे हैं, ये प्रत्येक डिवाइस का एक ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम की कमांड डिवाइस तक क्या करता है, पहुंचाता है। नहीं है, हम कंप्यूटर के प्रिंटर के पीछे लगा देते हैं और कमांड देते हैं तो वो कहां तक पहुंच जाती है, सीपीयू तक, कंप्यूटर तक पहुंच जाती है, ये डिवाइस ड्राइवर होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपसे पूछे सिस्टम यूटिलिटीज, तो कंप्यूटर की मरम्मत और रखरखाव को हम क्या कहते हैं, सिस्टम यूटिलिटीज कहते हैं। वे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम के सभी कार्यों को यूजर के लिए क्या करते हैं, आसान करते हैं, जैसे बैकअप लेना, त्रुटियों को हटाना, आवश्यक फाइलों को, अनावश्यक फाइलों को हटा देना, आवश्यक फाइलों को बनाए रखना, ठीक है। डिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, तो एक इसमें डिस्क कंप्रेशन होता है, इसमें फाइल को संपीड़ित करता है ताकि आकार कम हो जाए, फाइल को छोटी करना, संपीड़ित करना। वहीं आपसे डिस्क फ्रेगमेंट की बात करें तो ये हार्ड डिस्क पर फाइल को व्यवस्थित करता है, हार्ड डिस्क है ना, उसमें फाइल व्यवस्थित करता है, जैसे फोटोकॉपी वगैरह में। डिस्क क्लीनर की बात करें तो अनावश्यक फाइलों को क्या कर देता है, ये डिलीट करता है, इसे डिस्क क्लीनर कहते हैं। सुरक्षा यूटिलिटीज की बात करूं तो जैसे एंटीवायरस, तो जो भी वायरस वगैरह, मेलवेयर वगैरह कंप्यूटर में आ जाते हैं उनसे सुरक्षा देता है एंटीवायरस, ये सुरक्षा यूटिलिटीज होती है, जिनमें जैसे नॉर्टन, एमसीएफई, है ना, कैशफ्री स्काई, ये सब क्या है, ये एंटीवायरस है जो कंप्यूटर को सुरक्षा देते हैं। आपसे बैकअप यूटिलिटी की बात करें तो कह देना आवश्यक फाइलों की प्रतिलिपि को दोबारा से स्टोर करना, ठीक है ना, ये बैकअप यूटिलिटी होती है। नेटवर्क यूटिलिटीज में अगर मैं बात करूं, कह देना नेटवर्क कनेक्शन, स्पीड और अन्य समस्याओं को जांचने और ठीक करने में मदद करता है नेटवर्क यूटिलिटी, जिसमें पिंग का नाम याद रखना, ट्रेसर आउट का नाम याद रखना, वायर्स सार्क का भी नाम आप क्या रखोगे, याद रखोगे, ठीक है ना। निम्न स्तरीय भाषाओं में अगर मैं बात करूं तो कुछ एक मशीनरी भाषाएं होती हैं, इसमें 0 और 1 का उपयोग होता है, कंप्यूटर केवल यही भाषा समझता है, इसे हम मशीनी भाषा कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। असेंबली भाषा की बात करूं 0-1 के स्थान पर अन्य मेनोमोनिक्स भाषा जैसे एडीडी, एसयूवी का भी क्या होता है, उपयोग होता है, ये देख रहे हैं आप, इनका भी उपयोग किया जाता है। उच्च स्तरीय भाषाओं में जैसे अंग्रेजी वर्णमाला और 0 से 9 तक के अंक का प्रयोग करते हैं, लिखने और समझने में आसान होता है, इसके कोड को सोर्स कोड कहते हैं, ठीक है ना। उदाहरण के लिए जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब उच्च स्तरीय हाई लेवल की भाषाएं हैं, कुछ इस तरह की दिखाई देती हैं, आपने देखी भी होंगी, बच्चे सीखते भी हैं। भाषा अनुवादक के बारे में बात करूं तो कंपाइलर बनाम इंटरप्रेटर को पढ़ते हैं हम लोग। जैसे कंपाइलर क्या होता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीनी भाषा में बदलने का काम कंपाइलर का होता है, सभी एरर को क्या करता है, एक साथ दिखाता है, एरर्स। इंटरप्रेटर में क्या होता है, प्रोग्राम को लाइन बाई लाइन बदलता है और एरर मिलने पर क्या हो जाता है, वहां रुक जाता है, कौन रुक जाता है, इंटरप्रेटर। असेंबलर पूछे आपसे क्या होता है, कहते हैं यह कई असेंबली भाषाओं को मशीनी भाषा में बदलता है, यह निमोनिक्स कोड को बाइनरी कोड में क्या करता है, ट्रांसफर। ये निमोनिक कोड दिख रहे हैं, असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में, मशीनी भाषा क्या, बाइनरी भाषा है, 0-1 कई बार क्या होता है, प्रयोग होता है, ठीक है भाई। फाइल सिस्टम और एक्सटेंशन की बात करूं तो देखो टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें इस तरह से आपको दिखेगा txt, pdf, .doc, एक्सिक्यूटिंग फाइल की बात करूं तो देखो exe, bat, ये सब दिखेंगी। और वेब फाइल की बात करूं तो html, xml, डॉट के साथ है ये, ठीक है ना, ये फाइलें भी आप याद रख लेना, ठीक है। मल्टीमीडिया एक्सटेंशन की बात करें तो ऑडियो, वीडियो, इमेज की फॉर्म में
जैसे ऑडियो में और वीडियो में देखें तो MP3, वेब, MP4, MKB, ये इमेज के रूप में आपको JPG मिलेगा, PNG मिलेगा, गिफ मिलेगा और BMP, ये सब इमेज की फॉर्म में दिखेंगी। फोटो टाइप। कंप्रेस्ड के बारे में बात करूं तो जिम्प और रेर डॉट आर, ये कंप्रेस्ड फाइल होती है, ठीक है ना, ये भी याद रखना आपको। लाइसेंसिंग फ्रीवेयर एंड शेयरवेयर की बात करूं मैं, लाइसेंसिंग में फ्रीवेयर और शेयरवेयर का मतलब क्या होता है? तो फ्रीवेयर का मतलब होता है मुफ्त में उपलब्ध कराना, लेकिन सोर्स कोड नहीं मिलता। आपको मिल जाएगी लेकिन ये बैन कहां से रही है वो नहीं मिलेगी, इसे हम फ्रीवेयर कहते हैं। उदाहरण के लिए स्काइपी, क्रोम वगैरह, यहां से आपको चीजें मिल जाएंगी लेकिन इसका सोर्स आपको नहीं मिलेगा। ये फ्रीवेयर है और ये शेयरवेयर है। कह रहा सीमित समय, फीचर्स के लिए मुफ्त, पूर्ण संस्करण के लिए भुगतान जरूरी है। सब चाहिए तो जैसे बिनजिप है ना, तो कुछ समय के लिए तो फ्री चला लो, लेकिन जब पूरा काम करोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की बात करूं, कह रहा जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से सबके पास होता है, उपलब्ध होता है, कोई भी संशोधित और वितरित कर सकता है उसमें, जैसे लिनक्स, PLC है ना, लिब्रा ऑफिस, ये सब किसमें आते हैं? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। पूछ लेता है उसका उदाहरण बताइए। तो देखो ये सब मैंने बताया। लिनक्स क्या होता है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। पाइथन एक इंटरप्रेटेड आधारित भाषा। कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा जी को समझता है। ये सब मैंने आपको बता ही दिया है बेटा, ठीक है ना। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी से बताइए मुझे, एक भी बच्चे को यहां तक कोई भी परेशानी? फटाफट से बताइए तेजी के साथ। तो पहली क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट दूसरी क्लास में इस कंप्यूटर को पूरे को क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। आप लोग तैयार कर लेना। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के शेयर ग्रुप में क्लास को क्या करना? शेयर करना, कोचिंग ग्रुप में शेयर करना। आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी लगी बेटा जरूर बताना। नमस्कार, जय हिंद बच्चों।